सो हेलो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी और आप लोग अच्छी से पढ़ रहे होंगे। अब जनवरी 26 में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग फटाफट से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है 90% कवर कर लिया है। सिर्फ हमारा जो पोर्शन अब बचा है लेफ्ट जो है वो ये वाला एग्जाम्पशंस वाला जो पोर्शन है वो बचा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम के अंदर। तो ये हम फटाफट से पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। तो हम एक फटाफट फास्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 45(1) पढ़ा। 45(1) क्या कहता है? 45(1) चार्जिंग सेक्शन है। वो ये बताता है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया गया है तो वो उसी प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्सेबल होगा। तो फिर हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन देखी। ट्रांसफर की डेफिनेशन बताती है कि ट्रांसफर क्या माना जाएगा। तो ट्रांसफर सेल मानी जाएगी, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कोई भी कंपल्सरी कन्वर्जन हुआ है वो ट्रांसफर माना जाएगा। अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। मैच्योरिटी या रिडम्पशन हुआ है जीरो कूपन बॉन्ड का तो उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा। फिर हमने देखा था कि कौन कौन सा ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, यानी कि कैपिटल एसेट जो है वो तो है, एग्जिस्ट करता है, बट वो ट्रांसफर नहीं है, इस वजह से कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी पार्शियल या टोटल पार्टीशन हुआ है एचयूएफ का तो उसमें अगर ट्रांसफर हुआ है मेंबर्स को तो वो नहीं माना जाएगा। अगर कोई गिफ्ट या विल या इरेवोकेबल ट्रस्ट में कोई भी ट्रांसफर हुआ है तो वो नहीं माना जाएगा कैपिटल एसेट का। अगर होल्डिंग कंपनी अपनी 100% होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी को कोई भी एसेट देती है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर 100% होली ओन्ड सब्सिडरी अपनी इंडियन पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर करती है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर अमेलगमेशन होता है तो उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। शेयर होल्डर्स को जो न्यू कंपनी यानी कि अमेलगमेटेड कंपनी है उसके शेयर्स मिलते हैं वो भी ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। अगर कोई डीमर्जर होता है तो डीमर्जर में भी अगर जो मतलब जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको जो पैसे एसेट्स मिलेंगे वो भी ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। और सिमिलरली शेयर होल्डर्स को भी जो डीमर्ज रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। अगर रिडम्पशन होता है एसजीबी का तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इंडिविजुअल के केस में। अगर कोई भी गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में ट्रांसफर होता है या कन्वर्जन होता है या वैसे वर्सा तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कोई भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का शेयर्स के अंदर कन्वर्जन होता है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर होता है तो वो भी कन्वर्जन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और अगर कोई अब म्यूजिक में पब्लिक नोटिफाइड म्यूजियम में या गवर्नमेंट को या नेशनल म्यूजियम के अंदर कोई भी वर्क ऑफ आर्ट या कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन अपना या कोई मैन्यूस्क्रिप्ट या कुछ भी आप देते हो तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो अंडर रिवर्स मोटिव स्कीम तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखी थी। तो कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ असेसी ऑफ एनी काइंड यानी कि मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल वो सारे कैपिटल एसेट में आते हैं। जो भी सिक्योरिटीज एफआईआई ने होल्ड करके रखी हुई है वो भी कैपिटल एसेट में आते हैं। और कोई भी यूनिट लिंक्स इंश्योरेंस जो पॉलिसी है जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो भी कैपिटल एसेट में आती है। लेकिन कैपिटल एसेट के अंदर कुछ चीजें नहीं आती है। तो पहली स्टॉकिंग ट्रेड नहीं आता, वो पीजीबीपी के अंदर जाता है। उसके बाद कोई भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स जो एसएससी के वो नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ चीजें हटा दी गई है यानी कि वो चीजें कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। फिर कोई भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो है इंडिया के अंदर वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स नहीं माने जाएंगे, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स नहीं माने जाएंगे और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स नहीं माने जाएंगे। उसके बाद आप लोग मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स के, वो आप देख सकते हो। नेचर ऑफ एसेट्स क्या से डिपेंड करता है, वो ज्वेलरी में क्या क्या आता है। और रूरल एग्रीकल्चर और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन क्या होती है वो आप देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप ऑफ कैपिटल एसेट क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ कैपिटल एसेट हमें बेसिस ऑफ होल्डिंग से पता चलते हैं, यानी कि कितना होल्ड कर रखा है उससे पता चलती है। उसके लिए उस वजह से हम किसी भी कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में डिवाइड करते हैं। और वो क्यों करते हैं? जिससे हमारे को टैक्स रेट जो है उसमें हम लगा सके। तो उसके लिए आपको 23 जुलाई से पहले वाला जो है रूल वो अलग चलता है, प्रोविजन जो अलग है, और 23 जुलाई के बाद जो है प्रोविजन वो अलग है। तो 23 जुलाई से पहले कोई भी आपका इक्विटी शेयर जो लिस्टेड है वो मतलब लिस्टेड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड, ये जो है अगर 12 महीने से कम होल्ड कर रखे हैं या 12 महीने तक होल्ड कर रखे हैं तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म बनते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म बनते हैं। फिर कोई भी
आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स, ये अगर 24 मंथ्स तक होल्ड कर रखे हैं तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा होल्ड कर रखे हैं तो लॉन्ग टर्म। और उसके अलावा कोई भी अगर एसेट है तो वो 36 मंथ्स तक अगर होल्ड कर रखे हैं तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म। लेकिन 28 जुलाई के बाद ये कहानी चेंज हो गई, तो जो 12 मंथ वाले रूल है वो तो सेम चलेंगे, यानी कि जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, जो भी यूनिट है म्यूचुअल फंड के इक्विटी ओरिएंटेड, यूनिटर्स ऑफ इंडिया के यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड, वो 12 मंथ तक अगर होल्ड करके रखे हैं तो वो बनेंगे शॉर्ट टर्म, नहीं तो बनेंगे लॉन्ग टर्म। और उसके अलावा कोई भी जो एसेट है वो 24 मंथ्स तक अगर होल्ड करके रखे हैं तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म। उसके बाद हमने देखा था कि 50A के हिसाब से जो कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स है वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगे। अब हमने पढ़ा था कि सेक्शन 112A लगता है एलटीसीजी अगर कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। स्पेसिफाइड एसेट्स क्या थे? तो वो थे इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर इनके ऊपर आपका कोई भी कैपिटल गेन हुआ है तो 1,25,000 तक का तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। उसके ऊपर वाला जो है वो टैक्सेबल होगा। वो किस रेट से टैक्सेबल होगा? तो वो 10% या 12.5% इस रेट से टैक्सेबल होगा। डेट ऑफ ट्रांसफर देखा जाएगा उसके लिए। डेट ऑफ ट्रांसफर अगर 23 जुलाई से पहले है तो 10%, नहीं तो 12.5%। उसके अलावा जो है चीजें आप पढ़ लेना। जो कोई एसेट जो 1 2018 से पहले अगर वो है खरीदे गए हैं तो उसके ऊपर ग्रैंड फादरिंग रूल लगता है। तो उसके लिए हमारे को कंपेयर करना पड़ता है सबसे पहले जो एफएमबी है और जो एफपीओसी है, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसका जो लोअर है वो हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, और उसमें जो हायर आएगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है। तो ये सारा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, तो आप उधर से आप उसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद 111 है, तो उसमें भी वही 112A वाली स्पेसिफाइड एसेट्स आती है, बट ये शॉर्ट टर्म में बताता है कि अगर 12 महीने उससे कम होल्ड करके रखा है तो इस केस के अंदर जो टैक्स रेट लगती है 23 जुलाई से पहले लगती है 15%, उसके बाद लगेगी 20%। 112 जो है बाकी जितने भी एसेट्स है उनके ऊपर बताते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनते हैं तो उस केस के अंदर अगर अनलिस्टेड शेयर्स है और नॉन रेजिडेंट एसएससी है तो उसको 10% विदाउट इंडेक्सेशन पे टैक्स देना पड़ेगा। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज लेकिन अदर एसएससीज के केस में 10% बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी जो 112A के अंदर कवर नहीं है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड, तो कोई भी एसएससी हो उसके पास ऑप्शन है या तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन। और बाकी जितने भी एसेट्स है इनके अलावा जैसे इमूवेबल आ गए या कोई भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट जो इंक्लूडेड है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर, किसी भी एसएससी के लिए वो 20% टैक्सेबल होगा विदाउट इंडेक्सेशन। बट ये कहानी कब की रहेगी? बिफोर 23 जुलाई। 23 जुलाई के बाद ये सब चीजें चेंज हो गई। उसके बाद क्या हुआ? इंडेक्सेशन जो है वो तो हट ही गया। तो कोई भी अगर लैंड और बिल्डिंग है जो एक्वायर्ड की है बिफोर 23 जुलाई और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचओएफ है तो उसको एक उन्होंने दे दिया बेनिफिट कि वो इंडेक्सेशन यूज कर सकते हैं और 20% की रेट पे टैक्स दे सकते हैं, और या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन की रेट पे भी टैक्स दे सकते हैं, जो भी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा कोई भी लैंड बिल्डिंग है तो उसमें 12.5% पे ही टैक्स देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन। अदर एसेट्स है तो कोई भी एसएससी को 12.5% पे ही देना पड़ेगा, और अगर कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो उसके इसमें नॉन रेजिडेंट को 12.5% पे देना पड़ेगा, लेकिन उनको करेंसी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। उसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा कोई भी अगर कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म में आते हैं जो 112A वाले नहीं है या 11A वाले नहीं है, 111A वाले, तो उन सब पे स्लैब रेट पे टैक्स होगा। फिर कंप्यूटेशन कैसे करना है? तो उसके लिए सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, उसमें से कोई भी ट्रांसफर एक्सपेंस है वो माइनस करना है, तो नेट कंसिडरेशन आएगा। उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब अगर ये चीज जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के केस में अगर 23 जुलाई से पहले है तो आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले सकते हो, बट आफ्टर 23 जुलाई आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही लेना पड़ेगा। तो सेकंड प्रोविजो कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्सेशन लगा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर कब करना है? 23 जुलाई से पहले के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन के लिए। इंडेक्स की टेबल है, ये आप देख सकते हो, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्सेशन कब कब नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले बॉन्ड और डिबेंचर के केस में नहीं इंडेक्सेशन मिलेगा, उसके अलावा एलटीसीजी में नहीं मिलेगा, 112A वाले में कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट्स है उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स है उनमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा।
वो हमेशा शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। और कोई भी अगर कैपिटल एसेट जो हमने पहले देख लिया था 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर हुआ है तो उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है, ये नॉन रेजिडेंट के लिए है। इसमें नॉन रेजिडेंट को ऑप्शन दे रखा है कि वो अपना कोई भी शेयर या डिबेंचर जिस फॉरेन करेंसी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन कंपनी के किसी भी शेयर डिबेंचर में फॉरेन करेंसी से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपना शॉर्ट टर्म वो जो गेन है कैपिटल गेन वो फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट कर सकते हैं और बाद में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन कैसा होगा वो रूल 115 ए में दे रखा है, आप इसे रीड कर सकते हो। थर्ड प्रोविजो कहता है कि फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A में नहीं लगेगा। फोर्थ प्रोविजो क्या कहता है, फोर्थ प्रोविजो इंडेक्सेशन की बात करते हैं, डिबेंचर बॉन्ड पे नहीं मिलेगा, लेकिन कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड पे मिल जाएगा और सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड पे मिल जाएगा अगर वो टैक्सेबल होती है इन केस ऑफ इंडिविजुअल। फिर डीम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि हमने जो पढ़ा था एफबीओसी पढ़ा था कि एफबीओसी वो है जो ले सकते हो, लेकिन 3 केसेस के अंदर एफबीओसी गवर्नमेंट बताएगी कि आपको यही लेना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी इमूवेबल एसेट ट्रांसफर हुआ है जैसे लैंड बिल्डिंग या दोनों, तो उस केस में एफबीओसी जो है वो आएगा एसडीबी, लेकिन अगर वो 10% से ज्यादा है एफबीओसी के। डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे कौन सा एफबीओसी लेना है वो डिपेंड करेगा कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट का आप एफबीओसी ले सकते हो, अगर जो कंसिडरेशन फिक्स हुआ है वो उसका पार्ट या फुल पेमेंट कर दिया है प्रिस्क्राइब मोड से। अनकोटेड शेयर्स के अंदर आपको एफएमवी लेना पड़ेगा। अगर कहीं पे ऐसा ट्रांसफर का केस हुआ है जिसमें आप कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, तो जो एसेट ट्रांसफर हुआ है उसका एफएमवी लेना पड़ेगा। फिर हमने बात करी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। उसके बाद तो हमारे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या क्या लेना है, तो अगर कोई पार्टीशन हुआ है एचयूएफ का, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर है वही लेनी है और साथ में पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का इंक्लूड करना है। अगर गिफ्ट में मिला है तो भी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और प्रीवियस ओनर का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी इंक्लूड होगा। अगर ट्रांसफर हुआ है होली ओन सब्सिडरी का को मिला है अगर पेरेंट कंपनी से, तो उस केस में भी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर मिल जाएगा और दोनों का जो होल्डिंग है वो इंक्लूड हो जाएगा। अगर अमेलगमेशन में मिला है तो वो भी हमारे को मिल जाएगा। और शेयर होल्डर्स के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुरानी कंपनी का जो शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वही रहेगा। डीमर्जर के केस में भी सिमिलर यही चलेगा, लेकिन डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी का हमारे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है निकालना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से डीमर्ज रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा शेयर होल्डर्स के हाथ में, वो हमें देखना है। तो उसके लिए जो भी पुरानी कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसको मल्टीप्लाई करना है नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो ट्रांसफर हुई है रिजल्टिंग कंपनी को, जो एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज, डिवाइडेड बाय जो डीमर्ज कंपनी का नेटवर्थ था बिफोर डीमर्जर। पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों कंपनी का काउंट होगा और जो शेयर होल्डर्स के हाथ में डीमर्ज कंपनी के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेंगे तो वो बैलेंसिंग फिगर रहेगी, यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से रिजल्टिंग कंपनी का माइनस कर देंगे तो फिर डीमर्ज कंपनी का आ जाएगा। उसके अलावा आप ये सब जो है ये वाला देख सकते हो। अगर कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर करी है तो एसएससी को देखना है 1/4/2001 को उसका एफएमवी क्या है या फिर उसका कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, जो भी बचा हुआ है वो ले सकता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले की इग्नोर करनी है। सेल्फ जनरेटेड एसेट में कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब बिजनेस फर्स्ट टाइम सेटअप किया तब से आएगा। परचेज गुडविल के अंदर परचेज प्राइस जो है वो नहीं मिलेगी। अब हम एक बात करते हैं कि हमने देखा था कि हमारे को ये लाइन हमने छुड़वाई थी, तो इस लाइन का हम मतलब जानते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर रखा है बिफोर प्रीवियस ईयर 2021, तो सीओए जो है परचेज प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ऑब्टेन्ड वो आएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आपका गुडविल के ऊपर जब तक आप लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते थे तब तक तो फिर हमारे को डब्ल्यूडीवी लेनी है, बिकॉज हमने डेप्रिशिएबल एसेट के केस में देखा था कि डब्ल्यूडीवी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाती है। लेकिन 2021 के बाद क्या हुआ कि गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो खत्म कर दिया, यानी कि गुडविल के ऊपर आप डेप्रिसिएशन जो है नहीं ले सकते हो। इस वजह से 2021 से पहले तक जब तक आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे तब तक कि आपको जो डब्ल्यूडीवी है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। बोनस शेयर के केस में अगर 1/4/2001 से पहले तो हमारे को एफएमवी लेनी है और 1/4/2001 के बाद है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आ जाएगा। राइट शेयर्स के केस में हमारे को जब राइट मिला है तो हमने जितने भी शेयर खरीदे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, और अगर किसी को बेचा है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा जितने भी उसने राइट्स परचेज करे थे प्लस जितने भी उसने एसेट्स
और शेयर्स परचेज करे थे। एलटीसीजी का वाला हमने ऊपर पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने ये वाला नोट डिस्कस कर लिया था। गुडविल के केस में सीओआई हमेशा निल रहेगा। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर ऑलरेडी क्लेम कर रखा है तो वो वापस से इसमें नहीं मिलेगा। अगर कोई भी होल्डिंग कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो जिस दिन लिक्विडेशन में चली गई ये मान लिया जाएगा शेयर्स ट्रांसफर हो गए, तो उस दिन से लेके आगे तक के जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो काउंट नहीं होंगे शेयर्स के केस में। एडवांस मनी अगर फोरफिट करी है तो 1/4/2001 से पहले फोरफिट करी है तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगी जब भी आप बेचोगे, लेकिन 1/4/2001 की बात करिए तो वो सीधा आईएफओएस की इनकम बन जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कुछ केसेस डिफरेंट टाइप के एसेट्स में कैलकुलेशन कैसे होगी। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में हमने सिंपल देखा था कि ये हमेशा पहले तो शॉर्ट टर्म आएगा, दूसरा इसका जो है एफबीओसी माइनस हमारे देखो सीओई जो है वो डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट लेने। अगर कोई भी मार्केट लिंक डिबेंचर है तो इस केस में हमारे को ये बताया था कि कोई भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स या मार्केट लिंक डिबेंचर्स या कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड डिबेंचर है जो ट्रांसफर हुए हैं ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, उस केस में जो भी हमारा कैपिटल गेन आएगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। तो शॉर्ट टर्म रहेगा तो स्लैब रेट के ऊपर टैक्सेबल होगा। फिर स्लम सेल देखा था। स्लम सेल में हमने देखा था कि कोई भी अंडरटेकिंग एक पर्टिकुलर लमसम कंसिडरेशन में अगर कर देते हैं किसी भी एसेट की हम इंडिविजुअली असाइन नहीं करते हैं वैल्यू कि ये एसेट है ये एसेट है, तो उस केस में उसको स्लम सेल कहा जाता है। तो इस केस में एफबीओसी जो है वो हमारे को या तो जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है उसकी फुल मार्केट वो एफएमवी लेनी है या फिर जो भी कंसिडरेशन मिला है उसकी एफएमवी लेनी है। तो ये दोनों चीजें आपको एग्जाम में दे रखी होगी, आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, इसमें से बस आपको हायर वाला जो है वो ले लेना है। इसका हमने एग्जाम्पल जो है सॉल्व किया था पार्ट 2 के अंदर। फिर जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस करने हैं तो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। उसके बाद हमारे को नेट वर्थ जो है वो लेनी है एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो नेट वर्थ क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे कंसिडर होगी, लेकिन जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं उसका डब्ल्यूडीवी लेना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो उसके लिए हमने देखा था कि कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट है उसका डब्ल्यूडीवी लेना है और बाकी अदर एसेट्स को बुक वैल्यू पे लेना है। कोई भी रिवैल्यूएशन करा है तो वो इग्नोर करना है। कोई भी सेल्फ जनरेशन एसेट है जैसे गुडविल हो गई तो उसकी कॉस्ट उसकी बुक वैल्यू हमेशा नील लेनी है। और जो एसेट जिनके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम्ड हो रखा है वो जीरो लेने हैं। लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेनी है तो हमारा जो नेटवर्क है वो आ जाएगा। अगर नेटवर्क नेगेटिव आता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील बन जाएगी, यानी कि लायबिलिटीज ज्यादा आ जाती है एसेट्स के मुकाबले। उसके बाद हमने 45(1) पढ़ा था, लेकिन 45(1) की कुछ एक्सेप्शन है। इंश्योरेंस एसेट सबसे पहले अगर कोई भी कैपिटल एसेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस केस में आपका कैपिटल गेन तभी कैलकुलेट होगा जब आपको इंश्योरेंस एसेट्स मिलेगा। अगर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है तो कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, कोई कैपिटल लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। इंश्योरेंस एसेट मिल गया तो कैपिटल गेन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई भी आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर देते हो स्टॉक इन ट्रेड में तो उस केस में जब वो स्टॉक इन ट्रेड जो है बिकेगा उस टाइम पे वो टैक्सेबल होगा। यानी कि कन्वर्ट कर दिया तब आपको कन्वर्ट करना है जो भी उस एसेट की एफएमवी थी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपका कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा। बट वो टैक्सेबल तब होगा जब वो स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। तो स्टॉक इन ट्रेड जितना जितना बिकता जाएगा उतना उतना वो कैपिटल गेन जब जब बिकेगा टैक्सेबल होता जाएगा। इसका ऑपोजिट जो है वो आप पढ़ सकते हो। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है किसी भी एसेट का तो जब आपको जो एग्रीड कंपनसेशन है वो मिलेगा उस टाइम पे वो टैक्सेबल होगा। इनहेंस कंपनसेशन अगर मिलता है तो वो जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे टैक्सेबल होता जाएगा। कोई भी अगर ऑर्डर पास हुआ है तो इंटीरियम ऑर्डर पास हुआ है उस केस में कुछ कंपनसेशन मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा तब वो कंपनसेशन जो है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिलता है लेट कंपनसेशन रिसीव होने की वजह से तो वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो है आईएफएस के अंदर टैक्सेबल होगा, लेकिन उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50% का। किसी और के अगर कोई डेथ हो जाती है ट्रांसफरर की तो उस केस में अगर इनहेंस कंपनसेशन उसके लीगल हियर्स को मिलता है तो वो उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इनहेंस कंपनसेशन का हमारे को जो क्लासिफिकेशन लेना है वो पुराने वाले का लेना है, यानी कि अगर पुराने वाला शॉर्ट टर्म था तो वो शॉर्ट टर्म बनेगा, लॉन्ग टर्म था तो लॉन्ग टर्म बनेगा। फिर हमने एक सेक्शन देखा 1037 का कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है अर्बन फार्मलैंड का तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि 2 साल तक या तो असेसी खुद या उसके पेरेंट्स उस फार्मलैंड को यूज कर रहे हो। इतना हम लोगों ने अब तक देखा था।
तो आप लोग जो है फटाफट से वो वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जेम्पशंस की फ्रॉम कैपिटल गेन। यानी कि अगर आप लोगों का कैपिटल गेन हुआ तो क्या वो पूरा का पूरा आपको टैक्सेबल हो जाएगा? तो आंसर है यस, वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस जो है वो डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने दी। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अपने एसेट को बेचना पड़ रहा है। किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अगर अपने एसेट को बेचना पड़ रहा है तो हम आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप वैसा सिमिलर नेचर का जो एसेट है वो दूसरी जगह परचेज कर लीजिए। तो अगर आप दूसरी जगह परचेज कर लोगे तो फिर हम आपको उस केस के अंदर एग्जेम्पशन दे देंगे, यानी कि वो जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन आपको परचेज करना जरूरी है दूसरी जगह, क्योंकि अगर आप परचेज नहीं करोगे यानी कि आपने खुद ही आपका मन था कि सेल करनी है, तो अगर सेल ही करनी है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपको सेल नहीं करनी थी, लेकिन सेल किसी रीजन की वजह से करनी पड़ रही है। जैसे सपोज किसी का रेजिडेंशियल हाउस है, अब उसको दूसरी जगह शिफ्ट होना है। रेजिडेंशियल हाउस को अपनी एक लोकेलिटी से दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट करना है, तो उस वजह से उसने अपना एसेट जो है यानी कि कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल हाउस जो है बेच दिया। तो अगर वो उसको बेच देता है तो फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी जगह खरीदना पड़ेगा। तो उसका हो सकता है कोई मजबूरी हो, इस वजह से उसने बेचा हो या कुछ भी रीजन हो। लेकिन अगर वो दूसरी जगह परचेज कर लेता है सिमिलर एसेट, तो फिर उस केस में उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने एक ईज दे दिया उन्हें कि ठीक है, कुछ भी आपको रीजन हो सकते हैं जिस वजह से आप बेच रहे हो, तो हम आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो कुछ कंडीशंस है, कुछ चीजें हैं, कुछ एसेट्स हैं जो हमारे को देखते हैं, और कुछ ऐसे भी केसेस दिए जिसमें उन्हें असेसी को वो दे दिया एक तरह से कि आप लोग इन्वेस्ट करो, इकोनॉमी की ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। तो उस केस में भी हम आपको एग्जाम जो है वो कर देंगे। तो हमारे को जानना है कि क्या केसेस है। तो टोटल मिला के 6 सेक्शन है जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सेक्शन है जो हमें पढ़ने हैं। तो ये 5 सेक्शन जो है अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे को चीजें जो है समझ में आ जाएगी। तो अब हम लोग जो है बात करते हैं एग्जेम्पशंस की, यानी कि क्या आपका कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल होगा? तो आंसर है यस, वो टैक्सेबल होगा। बट कुछ ऐसे आप हमारे को जो बेनिफिट्स मिल रखे हैं जिस केस में हम अपने कैपिटल गेन को टैक्सेबल होने से बचा सकते हैं। यानी कि अगर हमारा कैपिटल गेन बन भी रहे तो हम लोग उस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देने से बच सकते हैं। वो कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्सेबिलिटी से, अगर हम लोग कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर देते हैं। तो हमारे को टोटल 5 केसेस दे रखे हैं जिनके अंदर जो कुछ एसेट्स है वो बता रखे हैं कि इन एसेट्स को अगर आप बेचते हो और बेचने के बाद कोई पर्टिकुलर एसेट खरीद लेते हो तो आपको जो टैक्सेबल है, मतलब जो आपका कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ है बेचने से, वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये बेनिफिट दिया है। क्यों दिया है? जैसे कुछ केसेस में रीजन हो सकती है कि असेसी को वो अपना कैपिटल एसेट बेचना पड़ रहा है, उसका मन नहीं है, या फिर उसके पास ऑप्शन है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उस वजह से उसको एक जगह से जो कैपिटल एसेट है बेचना पड़ रहा है और दूसरी जगह वो कैपिटल एसेट खरीद रहा है। तो उस केस में उसको कह रहे हैं कि ठीक है, हम एग्जाम कर देंगे कि आपकी हो सकता है कोई मजबूरी हो या कुछ भी आपका रीजन हो जिस वजह से आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो। तो सबसे पहले दिया रेजिडेंशियल हाउस। तो रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर क्यों दिया कि लोग घर खरीदे। अगर किसी ने अपना घर बेचा, एक घर जो है बेचा, तो उस केस में वो दूसरा घर जो है खरीद पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस वजह से अगर एक घर बेचने पे कैपिटल गेन है उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर आप दूसरा घर खरीद लेते हो। तो उसका सेक्शन क्या है? उसका सेक्शन है सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 54 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर एग्जेम्पशन है ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है एसएससी, तो उस केस में एग्जेम्पशन जो है उसको मिल सकती है। तो सबसे पहले हमारे को देखने हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर्ड हुए हैं इस सेक्शन के। तो असेसी कौन सा होना चाहिए? तो असेसी जो है या तो इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर एचयूएफ, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई भी असेसी है तो उसको इस केस के अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी।
तो कोई भी अगर इंडिविजुअल है या कोई एचयूएफ है जो अपना घर बेचता है, तो उसको उस केस में एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो एसेट ट्रांसफर कौन सा होना चाहिए? तो कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वो अगर उसने ट्रांसफर करी है, तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसकी कोई भी हो सकती है। हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर देखे थे कि कितनी टाइप की हाउस प्रॉपर्टी होती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या फिर कोई भी उसने जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कर रखी है वो भी उसकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होगी। तो अगर वो उस हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो वो भी उस एग्जेम्पशन जो है ले सकता है। लेकिन लेकिन वो जो भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, यानी कि वो उसने 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखी होनी चाहिए। हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्लासिफिकेशन देखी थी कि 23 जुलाई से पहले और 23 जुलाई के बाद क्या चल रहा है। तो सेम चलेगा, अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को आपने 24 मंथ से, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा है तो वो लॉन्ग टर्म बनेगा। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो अगर वो 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखी है तो वो उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो असेसी जो है इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, जो भी एसेट उसने ट्रांसफर करा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब वो एसेट क्या एक्वायर कर सकते हैं? तो वो एक रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर कर सकता है इंडिया के अंदर। वो एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया के अंदर एक्वायर कर सकता है, लेकिन उसको एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्या मिली है कि वो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है अगर उसका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो एसएससी 2 हाउस प्रॉपर्टीज भी एक्वायर कर सकता है जो इंडिया के अंदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वरना वैसे वो सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है इंडिया के अंदर एक्वायर कर सकते हैं। तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा और उसके एवज में दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है उसने खरीद लिया, तो ये चीज है उसको मिलेगी। अब बारी आती है कि टाइम लिमिट क्या है, यानी कि कब तक वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद या बना सकता है। ऑप्शन उसको दोनों दिए हैं, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो उसने बेची तो दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो खरीद भी सकता है या बना भी सकता है। तो खरीदने के केस में उसको बोला कि जिस दिन आप ट्रांसफर करोगे, अगर हम टाइमलाइन पे देखें इस चीज को, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असेसी जो है सेक्शन 54F, सेक्शन 54 में असेसी तो इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी एचयूएफ हो। इंडिविजुअल एचयूएफ क्यों बोला? क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ ही के पास ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसमें रेजिडेंस होता है, यानी कि जिसमें इंडिविजुअल या तो खुद रह रहा होता है। हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल कोई भी हो सकती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर ही डीम टू बी लेट आउट आ गई, और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि असेसी 24 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रखी हो, होल्डिंग फॉर मोर देन 24 मंथ। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है 24 मंथ से ज्यादा, तब उसको वो ट्रांसफर करता है। तो कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन उस केस कैसे एग्जेम्प्ट होगा? तो उसको एक्वायर क्या करना है? सिमिलरली एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको एक्वायर करनी है, लेकिन एक्वायर के केस में वो परचेज भी कर सकता है उसको या कंस्ट्रक्ट भी करवा सकता है। दोनों ऑप्शन उसको दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि परचेज कब तक करनी है या कंस्ट्रक्ट कब तक करवानी है। तो एक टाइमलाइन देते हैं सबसे पहले। तो अगर उसने यहां पे हाउस प्रॉपर्टी जो है अपनी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसको सोल्ड किया, यानी कि उसको बेचा, तो बेचने के बाद से तो बेचने के बाद से तो उसके पास ऑप्शन है
कि वो 2 इयर्स के अंदर परचेज कर ले। बेचने के बाद तो 2 इयर्स तक परचेज करने के लिए पास उसका ऑप्शन उसको दे रखा है। क्यों? क्योंकि किसी को अगर कोई दूसरा घर खरीदना है तो टाइम लगता है, तो इसलिए 2 इयर्स तक का टाइम दे दिया कि आप 2 साल के अंदर अंदर में घर खरीद लो। लेकिन अगर आपने ये घर बेचा नहीं, आपने ये घर बेचा नहीं कोई भी, और अभी तक मान लो ये घर जो है बिका नहीं है, नॉट सोल्ड, नॉट सोल्ड, और असेसी ने यहां पे एक घर खरीद लिया था, परचेस्ड वन हाउस। अब अगर असेसी ने ये घर खरीदा और उसके 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, अब इस घर को बेच दिया, सोल्ड, तो उस केस के अंदर भी इसको एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगी। एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगी, यानी कि घर जो है 1 साल पहले तक भी अगर खरीदा हुआ है तो वो माना जाएगा कि वो उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। मतलब कि जो अगर वो घर बेचेगा दूसरा अपना, तो वो वाला घर भी, उसका जो कैपिटल गेन है वो उसको एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगी। और अगर उसने कोई घर नहीं खरीदा था, घर बेचा और उसके 2 साल के अंदर अंदर में कोई दूसरा घर भी खरीद लिया, तो तब भी उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये बारी बात आती है परचेज की, कि अगर उसको परचेज करना है तो अब दूसरी बात आती है कि अगर उसको घर जो है अपना खुद का बनाना है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ, असेसी ने अपना घर जो है बेचा। तो अगर असेसी ने अपना घर जो बेचा, तो उस केस में उसको ऑप्शन है कि वो 3 इयर्स के अंदर अंदर अपना न्यू घर जो है कंस्ट्रक्ट करवा ले। 3 इयर्स के अंदर अंदर अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा ले जब उसने जिस तारीख को बेचा है। तो कंस्ट्रक्शन चालू होने का यहाँ पे कोई बात नहीं करिए, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन कभी भी चालू कर सकता है। वो पहले भी चालू कर सकता है और वो बाद में भी चालू कर सकते हैं। चाहे वो पहले चालू करे चाहे वो बाद में चालू करे, कंस्ट्रक्शन चालू करने का कोई इसमें बात जो है नहीं करी गई है। इसलिए वो कभी भी चालू कंस्ट्रक्शन कभी भी कर सकता है। लेकिन जिस दिन घर बेचा है, जिस दिन घर बेचा है उसके 3 साल के अंदर अंदर में वो घर कंस्ट्रक्ट कंप्लीट करवा ले। कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बेचने के 3 साल के अंदर अंदर। बेचने के 3 साल के अंदर अंदर उसका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब उसको जो एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा शुरुआत का देखते हैं, हमने कितना पढ़ा। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 जो है वो बताता है कि अगर एग्जेम्पशन आपको अपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पे मिल सकती है। तो एलिजिबल एसएससी कौन है? तो कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है वो है। एसेट ट्रांसफर कौन सा होना चाहिए? तो कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनती है। एसेट एक्वायर वो कौन सी कर सकता है? तो वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर सकते हैं, बट इंडिया वाली, इंडिया के अंदर एक्वायर करनी जरूरी है। एक्सेप्शन क्या दी गई है? तो 2 हाउस प्रॉपर्टी भी वो एक्वायर कर सकता है अगर एलटीसीजी अप टू 2 करोड़ है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, तो ये चीज आपके एमसीक्यू में आ सकती है, ये ऑप्शन सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम उसे मिलेगा। असेसी को ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा। तो बाद में भी अगर वो सोल्ड करके खरीदेगा बेचेगा तो वो एक खरीद बेच कर सकते हैं। तो 54F जो है वो उसको अनलिमिटेड मिलेगा। 54F, सॉरी 54 जो है ये उसको अनलिमिटेड मिलेगा। 54 मिलने की कोई लिमिट नहीं है।
बस एसेट की सोल्ड करने की लिमिट है, वो हम आगे देखेंगे। तो 54 इसको हमेशा मिलता रहेगा जब भी वो अपना एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको सोल्ड करके दूसरी परचेज या कंस्ट्रक्ट करवाएगा। तो 54 मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो हाउस प्रॉपर्टी खरीदने पे एग्जेम्पशन है। दो हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का क्या मतलब है, हम आगे देखेंगे कि क्या मतलब है खरीदने का, ये क्या उसका टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट जो है परचेज करवा ले विद इन 1 ईयर, परचेज कर ले विद इन 1 ईयर, बिफोर या आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जिस दिन बेची है उसके 2 साल के अंदर परचेज कर ले या उससे पहले 1 साल के अंदर परचेज कर ले। कंस्ट्रक्शन जो है वो हो जानी चाहिए 3 साल के अंदर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी जरूरी है। अगर आपकी स्टार्ट आप कभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ सेलिंग, या उसके पहले भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की कोई डेट नहीं है। उसके बाद हमारे को देखना है आगे का प्रोविजंस कि क्या कहता है। तो सपोज अगर एसएससी ने 23 जुलाई के बाद बेचा, 23 जुलाई के बाद बेचा, इसका मतलब इंडेक्सेशन तो लगना नहीं है, इंडेक्सेशन नहीं लगना। तो हम मान लेते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी आता है वो आता है 20 करोड़। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 करोड़ आता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आ जाती है 11 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11 करोड़ आ जाती है। तो इसका मतलब उसका कैपिटल गेन कितना बना, उसका कैपिटल गेन जो है वो 9 करोड़ का बना। कैपिटल गेन 9 करोड़ का बना। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि ये टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, तो उसको एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा या क्या मिलेगा। तो उसने अगर कोई घर 20 करोड़ का बेचा है, उसने कोई घर अगर 20 करोड़ का बेचा है और 9 करोड़ का मिला है, तो वो हो सकता है कि किसी कुछ भी परचेज या कंस्ट्रक्ट, हम एक परचेज का ले लेते हैं एग्जांपल, तो वो 12 करोड़ का भी परचेज कर सकता है, 15 करोड़ का भी परचेज कर सकता है, 21 करोड़ का भी परचेज कर सकता है। परचेज तो वो किसी भी अमाउंट का कर सकता है जितने उसके पास पैसे हैं। या हो सकता है वो 8 करोड़ का भी परचेज कर ले कि छोटा घर ले लिया। तो उसका कोई घर जो उसने 11 करोड़ का बेचा है, तो यानी कि अच्छा खासा घर होगा। 11 करोड़ वाला घर उसने 20 करोड़ में बेचा है, तो अच्छा खासा घर होगा। परचेज वो किसी भी अमाउंट का घर का कर सकता है, छोटा घर बड़ा घर डिपेंडिंग अपॉन। तो ऐसे तो कोई इसमें बात नहीं करी गई है। इसमें तो इतना बोला कि कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा एग्जेम्प्ट। तो उसने 20 करोड़ का घर है वो बेचा, अपना 11 करोड़ वाला घर 20 करोड़ में बेचा। अब नया घर उसने या तो 12, 15, 21 या फिर 8 तक का ले लिया। तो अगर उसने 12 का लिया है या 15 का लिया है या 21 तक का लिया है, तो जो हमारा 54 है वो कहता है कि आपको कैपिटल गेन तक का जो है एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपने कैपिटल गेन तक के अमाउंट का घर लिया है, तो कैपिटल गेन तक के अमाउंट का घर लिया है तो कैपिटल गेन तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी कि आपको कैसे मिलेगा, तो आपको लोअर ऑफ मिलेगा कैपिटल गेन और अमाउंट, लोअर ऑफ कैपिटल गेन या अमाउंट। तो अगर इसका कैपिटल गेन जो है वो 9 करोड़ का है, इसने अगर 15 करोड़ का घर 21 का या 12 का भी लिया है, तो इसको 9 करोड़ तक का जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इसने 8 करोड़ का घर लिया है, तो लोअर ऑफ कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन है 9 करोड़, अमाउंट है 8 करोड़, तो इसको एग्जेम्पशन जो है वो सिर्फ 8 करोड़ का ही मिलेगा। यानी कि इस केस में इसका जो 1 करोड़ है डिफरेंस वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 9 करोड़ तक का अगर घर है तो इसको मिलेगा। अब इस चीज में एक अपर लिमिट लगा दी, एक अपर लिमिट लगा दी एग्जेम्पशन की। अपर लिमिट इन द सेंस कि इससे ज्यादा भी अगर कैपिटल गेन है और आपने इससे ज्यादा का भी घर खरीदा है, तो मैक्सिमम आपका इतना ही कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, मैक्सिमम आपका इतना ही कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। तो अपर लिमिट क्या है, वो है 10 करोड़। यानी कि अगर कैपिटल गेन
10 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन अगर 10 करोड़ है, तो सिर्फ एग्जामेशन जितनी मिलेगी वो 10 करोड़ की मिलेगी। अगर हम उसके एग्जाम्पल देखें तो सिमिलर एक एग्जांपल लेते हैं कि 20 करोड़ का घर था, बेचा उसने, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 20 करोड़ की थी, लेकिन उसने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी घर की वो 9 करोड़ थी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9 करोड़ की थी, तो इस केस में उसको 11 करोड़ का एग्जेम्पशन जो है वो मिल, ओ कैपिटल गेन जो है उसका बन गया। तो हमने देखा कि कितना कैपिटल गेन मिलेगा, तो लोअर ऑफ कैपिटल गेन या जो भी अमाउंट है वो परचेज का है, कंस्ट्रक्शन का जितना भी उसका खर्चा हुआ है। तो सपोज उसने 20 करोड़ का घर बेचा और 20 करोड़ का ही घर नया ले लिया, 20 करोड़ में ही परचेज कर लिया एक नया घर, 20 करोड़ का बेचा 20 करोड़ में खरीद लिया, तो उसको कैपिटल गेन कितना, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? सबसे पहले मिलेगी लोअर ऑफ कैपिटल गेन जो कि है 11 करोड़, या फिर अमाउंट जितने पे भी उसने जितना भी परचेज का किया है वो 20 करोड़, तो लोअर कितना बनता है 11 करोड़। बट मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन मिल सकता है उसको वो 10 करोड़ ही मिल सकता है, 10 करोड़ इज अलाउड, यानी कि उसका जो 1 करोड़ है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन सिर्फ उसको 10 करोड़ का ही मिलेगा, मैक्सिमम एग्जेम्पशन उसको सिर्फ 10 करोड़ का मिलेगा। उसके अलावा अगर उसका कैपिटल गेन ज्यादा है और उसने बहुत अच्छे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन एग्जेम्प्ट जो है 10 करोड़ ही हो सकता है, उसके अलावा उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये जो 10 जो उसको एग्जेम्पशन मिली, क्या वो रिवोक हो सकती है? यानी कि जो उसने नया एसेट खरीदा है, अगर वो उस न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो उसने खरीदी है अगर उसको वो बेच देता है पर्टिकुलर टाइम लिमिट से पहले, पर्टिकुलर टाइम लिमिट से पहले अगर वो उसको बेच देता है, तो ये जो है एग्जेम्पशन जो उसको मिली है, सपोज इस केस में 10 करोड़ मिली, इस केस में हमने देखा कि चलो अगर मान लो इसने बेचा है तो 8 करोड़ की मिली, तो वो रिवोक हो जाएगी। टाइम लिमिट कितनी दे रखी है? 3 साल, 3 इयर्स की टाइम लिमिट दे रखी है, यानी कि एसेट का जो है लॉक इन पीरियड दे रखा है कि आप 3 साल तक उस एसेट को बेच नहीं सकते हो, 3 साल तक उस एसेट को आप बेच नहीं सकते हो, 3 साल के बाद बेच सकते हो, 3 साल के बाद अगर अगेन बेचोगे अगेन 54 की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी अगर आप कुछ दूसरी हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो। लेकिन 3 साल से पहले जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उसको बेच दिया, तो क्या होगा उस केस में? तो उस केस में आपका जो सीओए है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे सपोज हमने इस केस में 20 करोड़ का घर खरीदा था दोबारा से नया, तो 20 करोड़ में से जितना हमारे को मैक्सिमम कैपिटल गेन अलाउड हुआ 10 करोड़ हुआ, वो माइनस हो जाएगा, तो न्यू सीओए जो है आपकी बन जाएगी 10 करोड़, यानी कि इनडायरेक्टली वो आपके टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज आपका सीओए से कम हो जाएगा जितना भी आपको क्लेम जो आपने एग्जेम्पशन जो है आपने ली थी। तो 3 साल तक आप नहीं बेच सकते, 3 साल के बाद बेचोगे तो अगेन जितना हमने ये देखा वो सारा एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी 54 की अगर आप लेते हो तो। अब इसमें एक ऑप्शन आता है कि असेसी कहता है कि मुझे कंस्ट्रक्ट करवाना है, उन्होंने बोला यस, तो मैं कंस्ट्रक्ट कब तक करवा सकता हूँ? 3 साल तक, या परचेज करना है कब तक कर सकता हूँ? 2 इयर्स तक, तो 2 इयर्स तक परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो असेसी कहता है कि मैंने तो दिसंबर में बेचा, हमने क्या पढ़ा था कि जो टैक्स है वो असेसमेंट ईयर में देना है, टैक्स जो है असेसमेंट ईयर में देना है, तो असेसी ने बोला कि मुझे 2 साल या 3 साल तो मिलते रहेंगे, उन्होंने बोला यस मिले रहेंगे जब से बेच है, तो 24-25 में मान लो बेचा, 24-25 में मान लो दिसंबर 24 को बेचा, तो उसके बाद दिसंबर 25 भी मिलेगा और उसके बाद दिसंबर 26 भी मिलेगा, ऐसे मिलेंगे। तो एसएससी कहता है कि ठीक है, जो मेरा कैपिटल गेन का अमाउंट है वो मैं अपने पास रखूंगा और जब मैं अगले साल टैक्स पूरा पे करूंगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर में हमने देखा था टैक्स पे हो जाता है फुल एंड फाइनल, जितना भी टैक्स बनता है वो सारा पे हो जाता है, तो फिर मैं इस पे कैपिटल गेन पे टैक्स जो है वो पे नहीं करूंगा बिकॉज मेरा वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि मैं तो 2 साल में खरीद लूंगा घर। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं,
ऐसे नहीं चलेगा। इस पे एक लगाती है बड़ा सा कांटा। वो कहती है कि आपके पास दो ऑप्शन है सिर्फ, अगर आपको ये चीज एग्जेम्प्ट करनी है। पहला, या तो आप घर पहले ही खरीद लो टैक्स पे करने से पहले। तो असेसी कहता है कि लेकिन मैं 2 साल का टाइम दिया तो है। तो वो कहती है यस, हमने 2 साल का टाइम दिया है, तो इसका मतलब है हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप घर खरीदोगे। तो उसके लिए इन्होंने एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, तो उन्होंने कहा कि आप जो आपका असेसमेंट ईयर आएगा, यानी कि जब आपका फुल एंड फाइनल आपको टैक्स पे करना है, उससे पहले, उस असेसमेंट ईयर आगे आने से पहले आप अपना कैपिटल गेन का जो अमाउंट है, कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो आप डिपॉजिट कर दो। फुल अमाउंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, कैपिटल गेन की। मान लो असेसी का मूड है वो 20 करोड़ का घर खरीदेगा, उसने अपना 20 करोड़ का कोई भी घर जो है बेचा, जिसमें उसको 11 करोड़ का जो है कैपिटल गेन जो है हुआ, तो उसका मन है कि वो 20 करोड़ का खरीदेगा। लेकिन कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होना है, तो कैपिटल गेन तक की अमाउंट जो है या तो वो स्पेंड हो जानी चाहिए या वो सीएजीएस के अंदर चली जानी चाहिए। कैपिटल गेन चला जाना चाहिए, तो कैपिटल गेन जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने दोनों चीजों, दोनों इन दोनों ऑप्शन में, या तो स्पेंड करने के ऑप्शन में या सीएजीएस में डिपॉजिट करने के ऑप्शन में आप फेल हो जाते हो, तो फिर आपका टैक्सेबल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो या तो सीएजीएस में डाल दो या फिर आप स्पेंड कर दो। अब सीएजीएस में डालने में भी एक कंडीशन है कि सीएजीएस में डालने के बाद आप पुरानी डेट से, जिससे डेट में आपने मान लो सोल्ड किया है, उस डेट से 2 इयर्स के अंदर अंदर में आप स्पेंड कर देने चाहिए ये पैसे कैपिटल गेन के, तब तो आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो 2 इयर्स में फिर उसको टैक्स कर देंगे, यानी कि स्पेंड कर देने चाहिए पैसे। अगर स्पेंड नहीं करते हो, सीएजीएस में डाल के छोड़ दिया, तो 2 साल के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि विद इन 2 इयर्स या विद इन 3 इयर्स की जो लिमिट है, या फिर मतलब विद इन 3 इयर्स में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपके कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, यानी कि उससे खर्च होते जाने चाहिए पैसे। जितना जितना खर्च होगा उतना बैलेंस अगर बच जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरा ही खर्च हो। अगर आप मान लो आप फेल हो जाते हो 3 करोड़ खर्च करने में, आपने डाले 8 करोड़, ऐसा जो आपका कैपिटल गेन आया वो 8 करोड़ का आया, आपने 8 करोड़ डाले, लेकिन आपने सिर्फ स्पेंड से 5 करोड़ ही किया, तो आपका 3 करोड़ जो है टैक्सेबल हो जाएगा। तो इतनी सी बात इसमें की गई है। तो मैं फटाफट से इस वाले को रीड कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? लोअर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ओल्ड हाउस, या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड इन द न्यू हाउस। तो डिपॉजिटेड या इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस। तो डिपॉजिट में किस में? सीएजीएस में। लिमिट ऑन एग्जेम्पशन, मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो है वो 10 करोड़ की लिमिट कर दी गई है। 10 करोड़ से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती, यानी कि कैपिटल गेन अगर 12, 13, 14, 15 करोड़ का भी हुआ है और आप ये उतने का ही घर खरीदना चाहते हो, तो आपको 10 करोड़ ही एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी जितने टैक्सेबल हो जाएंगे। सीएजीएस जो है वो एप्लीकेबल है इसके अंदर, तो ये आप जो है रीड कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर लॉक इन ब्रीच हो जाता है? तो लॉक इन पीरियड क्या है? वो 3 साल का है। अगर ब्रीच हो जाता है, यानी कि आपने 3 साल से पहले एसेट को ट्रांसफर कर दिया जो नया खरीदा था, अगर न्यू हाउस जो है वो बेच दिया, जो खरीदा या बनाया था, तो वो रिवोक हो जाएगी जो एग्जाम्पशन मिली है। और जो रिवोक अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगी किससे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ऑफ द न्यू हाउस। और आप तो कैलकुलेट करना है गेन, क्योंकि अब आपने न्यू हाउस भी बेच दिया, तो वो तो कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा, तो फिर उसके सीओए से माइनस हो जाएगी, तो आपका जो सीओए, न्यू सीओए आ जाएगा जो कम आएगा। इस तरह से आपका जो टोटल कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आता होगा। ये सेक्शन 54 है, आप इसको अच्छे से एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं फटाफट से क्विकली इसको गो थ्रू करवा देता हूँ। तो एग्जेम्पशन 54 की कब मिलेगी? अगर रेजिडेंशियल हाउस है उसको ट्रांसफर कराए,
तो असेसी जो है मतलब किसको मिल सकती है, सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ को। एसेट ट्रांसफर कौन सा होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हेल्ड कर रखी है, यानी कि 24 मंथ से ज्यादा हेल्ड कर रखी है। तो नया एसेट कौन सा एक्वायर होना चाहिए, तो नया एसेट जो एक्वायर होना चाहिए वो भी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर होनी चाहिए, ए। लेकिन दो कर सकते हो अगर कैपिटल गेन जो है वो अप टू 2 करोड़ है, बट ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक बार ले ली तो उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगी। टाइम लिमिट क्या है नया एसेट एक्वायर करने का, तो या तो उसको परचेज कर लो 1 साल पहले तक जब आपने बेचा है, या 2 साल बाद तक जब आपने बेचा है, या कंस्ट्रक्ट करवा लो 3 साल बाद तक जब आपने उसको बेचा है। एग्जामेशन कितनी मिलेगी, तो जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बट रिस्ट्रिक्टेड टू 10 करोड़, या फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया, विच एवर इज लोअर। लिमिट हमने देख ली। सीएजीएस एप्लीकेबल है, यस। सीएजीएस क्या है कि अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो या अभी तक आप पूरा बेच नहीं पाए हो 3 साल के या 2 साल मतलब खरीद नहीं पा रहे हो या कंस्ट्रक्ट नहीं करवा पा रहे हो, तो इस अकाउंट के अंदर डाल दो। तो फिर आपका मान लिया जाएगा कि अभी फिलहाल के लिए आपने खरीद रखा है, लेकिन आपको 2 साल के अंदर खरीदना है। अगर आप नहीं खरीद पाए तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने जो न्यू एसेट है जो खरीदा है उसको बेच दिया, तो वो टैक्स वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से जितना आपने एग्जेम्पशन लिया था वो आप माइनस करोगे और आप अपना उस हिसाब से नया जो कैपिटल गेन है निकालोगे। बट ये जो लॉक इन है ये सिर्फ 3 साल के लिए, 3 साल के बाद आप बेच सकते हो, आपको कोई टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगी। तो इतना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एक और सेक्शन की, जो है सेक्शन 54B, जो बात करता है कि अगर कोई अपना अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो है बेचे तो क्या उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, तो आंसर है यस। तो ये सेक्शन क्यों है, तो ये सेक्शन है फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। यानी कि कोई जैसे मान लो कोई फार्मर है, अब वो बेच रहा है अपना कोई एसेट, तो हो सकता है उसको भी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अगर एसेट बेचना पड़ा है, यानी कि वो दूसरी जगह एसेट लेने के लिए रेडी है, तो उस केस में भी उसको कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं है अगर वो ये कंडीशंस जो है मीट कर लेता है। तो हमारे को देखनी है कि क्या क्या कंडीशंस है, और मतलब और भी इसमें जो चीजें हैं वो देखनी है, तो कैसे उसका कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है, तो ऐसा क्यों, रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्यों नहीं है, तो उसके लिए इसलिए नहीं है बिकॉज ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है कैपिटल एसेट नहीं है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन जो है कोई नहीं लगता। इस वजह से सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। अब हमने इससे पहले एक सेक्शन पढ़ा था, वो सेक्शन कौन सा पढ़ा था, वो सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 1037। तो 1037 और इसमें क्या फर्क है, तो 1037 जो है वो ये कहता है कि अगर कंपल्सरीली एक्वायर करा है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को तब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि उस केस में एसएससी खुद सोल्ड नहीं कर रहा है बल्कि कंपल्सरीली एक्वायर हो रहा है। लेकिन इस केस के अंदर 54B के अंदर अगर एसएससी जो है वो खुद से बेच रहा है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो सेक्शन 54B जो है तब वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस हमारे को देखना है कि क्या एसएससी क्या होता है, कैसे ये चीज काम करती है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो सपोज ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एसएससी जो है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ हो सकता है, इंडिविजुअल या एचयूएफ। तो ये हो गया एसएससी, और ये उसके हो गए मदर पेरेंट्स फादर्स। तो ये सबसे पहली कंडीशन, ये इस पे काम करने चाहिए, ये काम करते रहने चाहिए इसके ऊपर 2 साल के पहले तक, 2 साल तक, मिनिमम 2 साल। यानी कि जब ये एसेट जो है बेचा है उससे 2 साल पहले तक ये इस पे काम करते रहने चाहिए। अब ये जो एसेट है, ये एसेट जो है, ये एसेट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकती है, तो कितने हो सकती है, कैसे होगी, 24 मंथ्स का पीरियड पे हमारे को देखना होता है। यानी कि 24 मंथ से कम कर रहा है तो शॉर्ट टर्म, और ज्यादा होल्ड करके रखी है तो लॉन्ग टर्म। लेकिन इसमें बात कर रहे हैं कि ये मिनिमम 2 साल तक इसमें काम करते रहने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 साल तक अगर काम कर रहे हैं तो ये तो लॉन्ग टर्म ही होगा।
तो डायरेक्ट डायरेक्ट इसको लॉन्ग टर्म ही क्यों नहीं बोला, शॉर्ट टर्म क्यों ऐड किया? कि कैपिटल एसेट का नेचर अगर जो ट्रांसफर कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ऐसा क्यों, ये दोनों क्यों उसमें दिए? क्योंकि अगर 2 साल तक कोई बंदा इस एसेट के ऊपर काम कर रहा है तो होल्ड कर रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही जाना चाहिए? तो आंसर है नहीं, होल्डिंग की बात जो है नहीं करी गई है। 2 साल तक काम करने की बात करी गई है, होल्डिंग की बात नहीं की गई है। होल्डिंग मतलब उसका खुद का एसेट हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा कैसे? तो सपोज मान लो ये एसेट था मिस्टर एक्स का, तो मिस्टर एक्स का ये एसेट था, मिस्टर एक्स ने इनको बोला कि आप इस पे काम करो, तो इन लोगों ने काम करा, इन लोगों ने मान लो 2 साल तक इस एसेट पे काम पहले ऑलरेडी कर लिया। थर्ड ईयर में इन लोगों के पास इतने पैसे हो गए इकट्ठे, इन्होंने मिस्टर एक्स से इस एसेट को परचेज कर लिया। थर्ड ईयर में इन लोगों ने मिस्टर एक्स से इस एसेट को परचेज कर लिया और उसके बाद इस एसेट को इन्होंने सोल्ड भी कर दिया थर्ड ईयर में। तो जब परचेज कर लिया तब इनके पास होल्डिंग आ गई, थर्ड ईयर में ही बेच दिया, यानी कि विद इन 1 ईयर बेच दिया। इस वजह से ये जो होल्डिंग है ये शॉर्ट टर्म बन गई। तो इससे हमारे को क्या समझ में आया? कंडीशन है काम करने की। तो अगर कोई एसएससी जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, जो खुद या उसके मदर या फादर इस एसेट के ऊपर, जो कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, काम कर रहे हैं, तो उस केस में सेक्शन 54 बी जो है उनको मिल जाएगा। यानी कि अभी तक हम सिर्फ सेक्शन 54 बी की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि सेक्शन 54 बी कब मिलेगा। तो कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ अलॉन्ग विद हिज मदर फादर, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, मदर फादर काम कर रहे हैं तो भी चल जाएगा। कि सपोज मदर फादर काम कर रहे थे इस एसेट के ऊपर मिस्टर एक्स से लेके, और इंडिविजुअल ने परचेज कर लिया, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। तो इंडिविजुअल ने परचेज कर लिया और परचेज करते ही तुरंत बेच भी दिया, तो भी 54 बी में वो एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर वो बाकी कंडीशन जो है 54 बी के फुलफिल कर देता है। तो सबसे पहले एप्लीकेबल कैसे होगा? अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है। तो हम लोग एक बार फटाफट से असेसी और लैंड के बारे में बात करते हैं। तो एलिजिबल असेसी कौन सा है? तो एलिजिबल असेसी जो है वो तो इंडिविजुअल या एचएफ होना चाहिए। एसेट ट्रांसफर कौन सी होनी चाहिए? तो एसेट ट्रांसफर जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए, वो एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए। लेकिन अब वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट होती ही नहीं है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं होती है तो उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता, तो फिर उसमें एक्सेम्पशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो मस्ट बी अ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि वो रूरल वाली कैपिटल एसेट नहीं होती है। अब चाहे इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा हो या शॉर्ट टर्म होल्ड करके रखा हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमें पता है कि कैसे देखा जाता है, तो हमारे को इसमें कोई इतना देखने की जरूरत नहीं है कब कितने टाइम तक होल्ड करके रखो, दोनों टाइप के एसेट ट्रांसफर करने पे हमारे को मिल जाएगा। अब बारी आती है स्पेशल नोट की। ये स्पेशल नोट क्या कहते हैं कि जो ये लैंड है ये यूज हो रही हो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, क्योंकि या तो इंडिविजुअल खुद कर रहा हो या उसके पेरेंट्स कर रहे हो, और एचयूएफ के केस में एचयूएफ के मेंबर्स जो है वो कर सकते हैं। कब तक? एटलीस्ट 2 इयर्स तक, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जब खरीदा और जब बेचा उससे पहले 2 साल तक यूज करते रहने चाहिए। तो उस केस में ये एप्लीकेबिलिटी हो गई। तो एलिजिबल कौन हो गया? इंडिविजुअल एचयूएफ हो गया, और एसेट कौन सी हो गई? ये वाली एसेट हो गई। तो अब हम आगे की चीज देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब इस असेसी को कौन सी एसेट खरीदनी है? तो इसको कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ही खरीदनी पड़ेगी। कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड ये खरीद सकता है, यानी कि कोई भी मतलब रूरल भी खरीद सकता है या अर्बन भी खरीद सकता है। रूरल या अर्बन इनमें से कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जो है असेसी खरीद सकता है। अब बात आती है कि कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी। तो कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? तो अगर जो भी इसका गेन आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो अमाउंट, या फिर जितने की इसने एसेट खरीदी है, विच एवर इज लोअर,
विच एवर इज लोअर। तो जितना भी उसका गेन आया या जो अमाउंट पे उसने कैपिटल एसेट खरीदी विच एवर इज लोअर, उतनी इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कब तक खरीदनी है, कब तक खरीद सकता है, तो ये परचेज कर सकता है 2 years तक फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन इसने कैपिटल अपनी एसेट को बेचा है उससे 2 साल के अंदर अंदर में इसको परचेज करनी है। कंस्ट्रक्शन वाला इसमें क्लॉज दे रखा है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि लैंड कंस्ट्रक्ट नहीं होती, इसलिए कंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा, सिर्फ परचेज का इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आपको परचेज ही करनी है अगर आपने सोल्ड करी है तो। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, जितना एलटीसीजी है या जितना एलटीसीजी या एसटीसीजी है वो, या फिर जितने पे खरीदी है, खरीद कुछ भी सकता है। क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल रहेगा, तो यस एप्लीकेबल रहेगा। तो या तो वो खरीद ले या फिर इसके अंदर डिपॉजिट कर दे और विद इन 2 years खरीद ले। अगर नहीं खरीद पाते तो फिर उस केस में इसको एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी। अगर ये एसेट को बेच देता है तो कब तक इसका लॉकिंग पीरियड है, तो इसका लॉकिंग पीरियड जो है वो 3 years का है, यानी कि 3 साल तक वो बेच नहीं सकता। बट अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है तो उस केस में कैपिटल गेन जो है उसको नहीं लगेगा। तो इस वजह से रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर वो बेच देता है तो फिर उसका लॉक इन वाला जो ब्रीच है उस वजह से उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। यानी कि अगर उसने अर्बन लैंड को बेच के अर्बन लैंड ही खरीदी एग्रीकल्चरल और तब उसको बेच दिया तो उसकी सीओए से जो है माइनस हो जाएगी। तो इतनी सी इसमें बात दी गई है, हम एक बार इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। तो एसेट एक्वायर कौन सी होनी चाहिए, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, न्यू, रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी हो सकती है, लेकिन परचेज असेसी के खुद के नाम पे हो। टाइम लिमिट क्या है, तो परचेज विद इन 2 years होनी चाहिए जब बेची है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, तो कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी था उसका, और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, उसमें से जो है। लिमिट ऑन एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं है, तो जितना भी कैपिटल गेन आएगा सारा एग्जाम हो जाएगा अगर इन्वेस्ट कर दिया है तो। सीएजीएस एप्लीकेबल रहेगा। अगर लॉक इन ब्रीच हो जाता है तो लॉकिंग पीरियड तो 3 साल का है, ब्रीच हो जाता है यानी कि विद इन 3 years अगर सोल्ड कर देता है तो जो एग्जाम्पशन मिली है वो रिवोक हो जाएगी और वो सीओए से माइनस हो जाएगा। अगर एसएससी एक्वायर करता है न्यू एग्रीकल्चरल लैंड जो कि रूरल है और फिर उसको ट्रांसफर कर देता है विद इन 3 years, तो जो एग्जेम्पशन मिली है वो विड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। 54B वाला डिडक्शन एसटीसीजी हो सकता है, और कंडीशन क्या है कि लैंड जो है यूज होनी चाहिए एसएससी या उसके पेरेंट्स के थ्रू फॉर 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जब ट्रांसफर करिए उससे 2 साल पहले तक वो उसको यूज कर रहे हो, तो परचेज चाहे कभी भी करी हो उससे कोई मैटर नहीं करता, यूज करने 2 साल तक जरूरी है। तो अगर 2 साल तक यूज कर रहे हैं उसके बाद अगर चाहे वो एलटीसीजी बने चाहे एसटीसीजी बने, एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगी। तो 54B जो है फटाफट से हम एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये एग्जेम्पशन देता है अगर कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफर हो तो, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर के ऊपर तो एग्जेम्पशन कैपिटल गेन ही नहीं लगता। असेसी कौन सा होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचएफ होना चाहिए। एसेट ट्रांसफर कौन सी होनी चाहिए, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए जो कि अर्बन हो और जो उसके असेसी या उसके पेरेंट्स उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो 2 साल पहले तक फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एसेट एक्वायर्ड कौन सी होनी चाहिए, तो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन या रूरल। टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट है 2 साल के अंदर अंदर परचेज होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, तो जितना भी कैपिटल गेन था वो या फिर जितने की खरीदी है विच एवर इज लोअर। कैपिटल गेन जो है कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, यानी कि जो कैपिटल एसेट है वो जो एसेट ट्रांसफर हुई है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। लिमिट कुछ नहीं है एग्जेम्पशन के ऊपर, अनलिमिटेड एग्जेम्पशन अलाउड रहेगी जितनी आपको कैपिटल गेन हुआ है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो एप्लीकेबल रहेगा अगर आप खरीद नहीं पाए हो 2 साल के अंदर अंदर से पहले, तो असेसमेंट ईयर से पहले पहले मतलब असेसमेंट ईयर तक आपको उसको परचेज करनी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना है। अगर लॉक इन ब्रीच हो जाता है तो 3 साल का लॉक इन है, अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर आपका जो एग्जेम्पशन है रिवोक हो जाएगी। कैसे होगी, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उससे माइनस हो जाएगा
जितने का आपने एसेट खरीदा था, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से वो माइनस हो जाएगा। अब बारी आती है एक और एग्जेम्पशन की, जो क्या कहती है, तो 54D, ये एग्जेम्पशन किस पे है? तो अगर कोई भी कंपल्सरीली एक्विजिशन हो जाता है लैंड बिल्डिंग का, जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के ऊपर अंदर है, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगी। यानी कि एसएससी की कोई लैंड और बिल्डिंग है जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, यानी कि उसमें इंडस्ट्री चल रही है, यानी कि कोई उसका बिजनेस चल रहा है, और वो लैंड और बिल्डिंग कंपल्सरीली एक्वायर हो जाती है, तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो दूसरी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है खरीद सकता है, और जो उसकी एग्जेम्पशन, जो उसके कंपल्सरी एक्वायर होने की वजह से जो कैपिटल गेन आया है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें, तो हम यहां से रीड करते हैं तो हमारे को समझ में आएगा। तो असेसी कौन सा होना चाहिए? तो असेसी कोई भी हो सकता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसी की हो सकती है, इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी जो भी है उनकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, तो वो असेसी एप्लीकेबल रहेगा। एसेट ट्रांसफर कौन सी हो रही है? तो कोई भी लैंड या बिल्डिंग, कोई भी लैंड या बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है वो, लेकिन ट्रांसफर सिर्फ कंपल्सरी एक्विजिशन की वजह से होनी चाहिए, यानी कि अगर एसएससी खुद से बेच रहा है तो नहीं माना जाएगा, तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कंपल्सरीली एक्वायर हो रही है तो ये एग्जेम्पशन मिलेगी। और इसमें भी एक है कि वो जो एक्वायर हुई है वो एसएससी खुद यूज कर रहा हो, यानी कि उसने कोई किराए पर ना दे रखी हो, एसएससी खुद उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को यूज कर रहा है अपने बिजनेस के पर्पस के लिए 2 साल पहले तक, फ्रॉम द डेट जब वो एक्वायर हुई है, तो ये एग्जेम्पशन मिलेगी। एसेट जो है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। एसेट एक्वायर कौन सा करना चाहिए एसएससी को? तो किसी दूसरी जगह पे या तो वो अपनी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है लेकर चले जाए, या फिर किसी नई जगह पे अपनी नई इंडस्ट्रियल जो है सेटअप कर दे, यानी कि लैंड और बिल्डिंग ले ले, तो ये कोई भी एसेट वो एक्वायर कर सकता है। मस्ट परचेज अ न्यू लैंड और बिल्डिंग, या तो शिफ्ट कर दे या फिर सेटअप कर दे न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। टाइम लिमिट कितना मिलेगा? तो अगेन इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज्यादा टाइम लिमिट दिया है, ज्यादा टाइम लिमिट क्या दिया है? 3 साल का टाइम लिमिट दिया है। परचेज भी करवा सकते हो या कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कब से? तो जब कंपल्सरी एक्वायर हुआ तब से नहीं, जब कंपनसेशन मिला तब से, यानी कि जब कंपनसेशन मिलेगा ना एक्वायर, कंपल्सरी एक्वायर करने की वजह से, तब से लेके 3 साल के अंदर तक में आपको एसेट जो है, मतलब इंडस्ट्रियल जो है सेटअप करनी है या जो भी आप करना चाहते हो, तब से लेके 3 साल के अंदर में आप उसको परचेज या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कंपल्सरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो अगर टाइमलाइन की बात करें, तो ये टाइमलाइन चल रहा है। तो इधर जो थी इंडस्ट्री, सपोज 1 जनवरी 24 को, 1 जनवरी 24 को कंपल्सरी एक्वायर कर ली, लेकिन कंपनसेशन जो मिला है, कंपनसेशन वो मिला है 1 मई को। अब ये 1 जनवरी 25 ले लो, और 1 मई 25 को कंपनसेशन मिला है, तो 3 साल कब से देखे जाएंगे? तो आंसर है 3 साल जो देखे जाएंगे 1 मई से देखे जाएंगे, 3 years। ये वाला पीरियड जो है ये नहीं आएगा, 3 साल यहां से देखे जाएंगे, 3 years, जब आपको कंपनसेशन जो है मिला है, जब कंपनसेशन मिला है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी है? तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन जो है, जो भी कैपिटल गेन है वो, या फिर उससे अगर ज्यादा पैसे डाले हैं तो विच एवर इज लोअर,
वो अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन है, यानी कि जितने रुपए खर्च करे हैं उतने, या फिर जो आपका कैपिटल गेन है विच आर इज लोअर। सीएजीएस जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। लिमिट कुछ नहीं है एग्जाम्पशन की, यानी कि आपका जितना कैपिटल गेन है आपको सारा का सारा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आपने उतने रुपए में इंडस्ट्री जो है सेटअप करी है। अगर आप नहीं कर पाते हो 3 साल के अंदर में, तो आप सीएजीएस में आप अपने पैसे डाल सकते हो, और लॉक इन पीरियड आपका 3 साल का रहेगा। और अगर आप ब्रीच कर देते हो लॉक इन पीरियड को, तो फिर आपको रिवोक हो जाएगी आपकी एग्जाम्पशन, और आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका माइनस हो जाएगा। तो इतनी सी इसमें बात की गई है, तो हम फटाफट से एक बार इसको देख लेते हैं। तो एलिजिबल एसएससी एनईएसएससी हो सकता है, एसेट ट्रांसफर लैंड और बिल्डिंग, या उसके कोई भी राइट्स। आपके पास राइट्स है लैंड और, जैसे सपोज लीज पे ले लिया कुछ भी है तो वो चीज, लॉन्ग टर्म लीज पे ली अगर, उसके लिए पैसे आपने पहले ही दे दिए और तब भी वो एक्वायर हो गया तो वो भी आपका मान जाएगा, जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की होनी चाहिए। ट्रांसफर जो है वो कंपलसरी एक्विजिशन की वजह से होना चाहिए। हमने देखा था कि 247 में कंपलसरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफर माना जाता है। तो यानी कि सेल जो है वो एलिजिबल नहीं है, सेल एलिजिबल नहीं है। जो एक्वायर्ड लैंड या बिल्डिंग है वो यूज करनी चाहिए एसएससी को 2 years इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। और कैपिटल गेन जो है आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इसमें अलाउड हो जाएगा। एसेट एक्वायर्ड कौन सी होनी चाहिए, तो परचेज करे लैंड और बिल्डिंग, न्यू लैंड और बिल्डिंग या राइट्स। क्यों, अगर शिफ्ट करना है, या तो जो पुरानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी उसी को शिफ्ट कर रहा है, या फिर कोई नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप कर रहा है, कुछ भी हो सकता है रीजन, कुछ भी चीज हो सकती है। टाइम लिमिट, तो या तो परचेज या कंस्ट्रक्ट करे विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ कंपनसेशन, ना कि डेट ऑफ एक्विजिशन। जब कंपनसेशन जो है मिल गया तब। कंपनसेशन आपको पार्ट कंपनसेशन भी मिल सकता है या फिर फुल भी मिल सकता है, तो वो नहीं, अगर पार्ट कंपनसेशन भी मिल गया तो भी माना जाएगा, पार्ट कंपनसेशन में भी ये माना जाएगा। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, तो जो भी कैपिटल गेन है एसटीसी एलटीसी अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन, या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड इन न्यू लैंड और बिल्डिंग। लिमिट, तो कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आपको जितना भी हुआ है, जितना भी कैपिटल गेन है उतना अलाउड हो जाएगा, अलाउड। सीएजीएस एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल सकते हो। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर आप लॉक इन को ब्रीच कर देते हो, तो लॉक इन पीरियड दे रखा है यहाँ पे, और ब्रीच करने पे आपका रिवोक हो जाएगा, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उससे माइनस हो जाएगा आपका जितना एग्जाम्पल मिला था। ये छोटी सी चीज है, इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक आता है, ये क्या कहता है 54EC। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स में या कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करो, तो इसलिए 54EC जो है अगर देता है आपको ये अपॉर्चुनिटी कि आप अपने कैपिटल गेन को अगर गवर्नमेंट के जो प्रिस्क्राइब बॉन्ड्स है या सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एग्जेम्पशन जो है मिल जाएगी। लेकिन आपको उनके अंदर इन्वेस्ट करना है, और किसी में इन्वेस्ट करोगे तो नहीं मिलेगी, उन प्रिस्क्राइब वालों में करोगे तो मिल जाएगी। तो एलिजिबल पर्सन कौन है, कोई भी एसएससी हो, कोई भी एसएससी का जिसका कैपिटल गेन हुआ है वो। तो एसेट ट्रांसफर कौन सी देखी जाएगी, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है वो देखी जाएगी, और वो भी इमूवेबल, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो इमूवेबल है अगर वो बेची है तो वो आप उसके ऊपर एग्जेम्पशन जो है क्लेम कर सकते हो। एसेट एक्वायर्ड कौन सी होनी चाहिए, तो एसेट एक्वायर्ड जो है वो जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है वो होने चाहिए। तो कौन कौन से बॉन्ड स्पेसिफाइड है, तो सबसे पहले है एनएचएआई के, यानी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके बॉन्ड्स, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो बॉन्ड्स है वो, या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो बॉन्ड्स है वो, या आईआरएफसी के जो बॉन्ड्स है वो। यानी कि 4 जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है, इनके अलावा किसी में इन्वेस्ट करोगे तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इन चारों में करोगे तो ये जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब इसकी टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट है कि जब आपने एसेट को बेचा है उसके 6 महीने के अंदर आपको ये इनके अंदर इन्वेस्ट करना है। एसेट को बेचने के 6 महीने के अंदर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन मिलेगी आपको
कि आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो, या आपने का जितना कैपिटल गेन है वो। और कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म देखा जाएगा बिकॉज एसेट ट्रांसफर लॉन्ग टर्म है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं जितना इन्वेस्ट किया वो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच एवर इज लोअर। लेकिन इसमें लिमिट है। लिमिट क्या दे रखी है? तो लिमिट दे रखी है 50 लाख रुपए तक, यानी कि आप 50 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, मतलब अगर कैपिटल गेन है वो 1 करोड़ हुआ, तो आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 50 लाख का ही एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 लाख की है। सीएजीएस एप्लीकेबल रहेगा? तो इसमें आंसर है नहीं, आपको डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट ही करना है। आप सीएजीएस में डाल के फिर बाद में 6 महीने तक का जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम पीरियड जो शॉर्ट है, सिर्फ 6 मंथ्स है। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर इन्वेस्ट नहीं कर पाए हो तो आपको जो है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप सीएजीएस के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट इन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका लॉक इन पीरियड थोड़ा ज्यादा है, लॉक इन पीरियड थोड़ा ज्यादा है, और लॉक इन पीरियड काम भी थोड़ा अलग तरीके से करेगा, क्योंकि बॉन्ड्स है ये। ठीक है, तो काम कैसे करेगा वो हमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉक इन पीरियड क्या है। लॉक इन पीरियड जो है 5 साल है, यानी कि आप इन बॉन्ड्स को 5 साल तक नहीं बेच सकते। तो लेकिन साथ में बेचने के अलावा भी इसमें एक चीज है, आप इन बॉन्ड्स के बिहाफ पे कोई लोन भी नहीं ले सकते। जैसे अगर आपने 50 लाख रुपए के बॉन्ड्स है, मान लो आपने इन्वेस्ट करे और आपने उन 50 लाख के बॉन्ड्स के बिहाफ पे 30 लाख का लोन ले लिया, तो आपकी जो एग्जेम्पशन है वो सारी की सारी डिसअलाउ हो जाएगी, और वो पूरा का पूरा एलटीसीजी में टैक्स हो जाएगा। तो अब ना इनके ऊपर लोन ले सकते हो ना इनको बेच सकते हो। 54 EC। तो एलिजिबल एसएससी कौन सा है? एलिजिबल एसएससी कोई भी पर्सन हो सकता है। एसेट ट्रांसफर हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, जो कि लैंड या बिल्डिंग हो या दोनों। एसेट एक्वायर्ड कौन से हो सकते हैं? यानी कि बॉन्ड्स। एसेट एक्वायर्ड में आप डाल सकते हो बॉन्ड्स। तो ये वाला ये यानी कि नेशनल हाईवे का, एनएचआई के, आरईसीएल, पीएफसीएल या आईआरएफसीएल, इनके चारों के बॉन्ड्स है वही एक्वायर कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या दे रखी है? तो विद इन 6 मंथ्स दे रखी है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट। जब आपने एसेट को बेचा उससे 6 महीने के अंदर आपको लेना है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, तो आपको अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन जो है वो या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना है आपका वो, या फिर जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो मिलेगा। बट मैक्सिमम आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलाउड हो रहेगा वो 50 लाख रहेगा, मैक्सिमम 50 लाख। उससे ज्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। सीएजीएस एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो सीएजीएस नहीं है एप्लीकेबल। लॉक इन पीरियड कितना है? तो 5 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बॉन्ड। और अगर ब्रीच कर देते हो, सोल्ड, ट्रांसफर्ड या लोन ले लेते हो, तो ये चीज आपको इसमें पूछ सकते हैं, और किसी चीज में ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमने पढ़े उनमें कोई लोन वाली बात नहीं करी गई है। इसमें लोन अगर ले लेते हो वो भी ब्रीच माना जाएगा, तो जो कैपिटल गेन ओरिजिनली एग्जेम्प्ट हुआ था वो एलटीसीजी बन जाएगा और उसी साल में टैक्स हो जाएगा। 54 EC ये हमने पढ़ा। तो अब तक हमने कितने पढ़ लिए? हमने 54 पढ़ लिया, 54B पढ़ लिया, D पढ़ लिया, EC पढ़ लिया। अब 54 EC पढ़ने के बाद एक ऊपर जो है लाइन छुड़वाई थी, उस लाइन पे आते हैं। तो आप लोग अपने पेज नंबर 22 पे आए हो, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन क्या छुड़वाई थी? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड। तो इस केस में भी एग्जेम्पशन जो है 54 EC की मिल जाएगी। यानी कि ये क्या कहती है लाइन, कि अगर कन्वर्जन हुआ है कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड और सब्सिक्वेंट सेल हुआ है, तो पीरियड ऑफ 6 मंथ्स का जो है जो वो कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। यानी कि हमने देखा था कि अगर हम जब स्टॉक बेचेंगे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, तो आपने स्टॉक बेचा तो जो कैपिटल गेन है उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो आंसर है ले सकते हैं 54 EC के लिए में। तो उस डेट से जब आपने बेच दिया उससे 6 महीने के अंदर में अगर आपने जो 4 स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है इनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको मिल जाएगा। तो 54 EC तक हमारा जो है कवर हो गया है। अब हमें एक और लास्ट जो है वो वाला देखते हैं, उसके साथ हमारा कैपिटल गेन जो है खत्म हो जाएगा। तो 54F क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एग्जेम्पशन मिल सकती है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया, लेकिन अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किसमें कवर हो गया? 54 में हो गया। तो अगर एसएससी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो वो एग्जेम्पशन ले सकता है।
तो एलिजिबल एसएससी कौन सा है? इस केस में एलिजिबल एसएससी जो है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है। तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ को मिला है। क्यों मिला है वो हम आगे देखते हैं। एसेट, तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसको ट्रांसफर करने पे ये एग्जेम्पशन वो ले सकता है इंडिविजुअल एसएससी। लेकिन एसेट एक्वायर कौन सा करना चाहिए? तो एसेट जो है वो एक्वायर होना चाहिए वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर सकता है इसको बेचने पे। पर इसमें एक कंडीशन है उसके ऊपर, और कंडीशन क्या है वो हम नीचे मैंने लिखी हुई है, मैं भी आपको बताता हूं। वो कंडीशन ये है कि उस एसएससी के पास जब वो एक्वायर कर रहा है एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा पहले नहीं होनी चाहिए उसके नाम पे। यानी कि एक है उसके नाम पे और एक वो और एक्वायर कर सकता है। एक से ज्यादा है तो सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बिकॉज 54F जो है वो ये मतलब ये एग्जेम्पशन क्यों दी गई है? प्रोमोट करने के लिए कि लोगों के पास रहने के लिए घर हो। तो किसी के पास पहले से ही ज्यादा घर है रहने के लिए तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मान लो किसी के पास घर नहीं है, कोई घर लेने के लिए ही अपना एसेट बेच रहा है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, गोल्ड आ सकता है, ज्वेलरी, कुछ भी चीज आ सकती है। तो कोई इस घर को खरीदने के लिए ही मान लो बेच रहा है, तो इस वजह से ये एग्जेम्पशन उनको दी गई है प्रोमोट करने के लिए कि लोगों के पास खुद का रहने के लिए घर हो। तो किसी के पास अगर एक से ज्यादा घर पहले से ही है तो फिर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पर एक घर अलाउ कर दिया, क्योंकि दो घर अलाउड हो सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हमने हाउस प्रॉपर्टी भी देखा था, उसमें भी दो घर तक आपको वो मिल जाता है बेनिफिट कि आपको एनएवी 0 मिल जाएगा। तो वो इसलिए है कि प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों के पास रहने के लिए घर हो। तो अगर एक घर पहले से ही है और एक घर और खरीद रहे हो तो ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दो घर पहले से है और फिर अब एक और घर खरीद रहे हो तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट जो है अगेन 54 वाली है कि या तो आप घर जो है वो खरीद सकते हो जब आपने ट्रांसफर किया है उससे 2 साल के अंदर, या 1 साल पहले भी अगर खरीदा है तो वो पहले भी खरीदा है तब भी एक ही घर खुद के नाम पे और मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगी। या कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो पर कंस्ट्रक्शन कब हो जाना चाहिए? जब बेचा है उससे 3 साल के अंदर। सबसे पहले अब हम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन से पहले देखते हैं लिमिट। तो मैक्सिमम जो है आपकी कैपिटल गेन 10 करोड़ से ऊपर का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10 करोड़ का मिलेगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इसमें भी मिल जाएगी। और अगर ब्रीच करते हो तो 3 साल के अंदर अगर बेचा है तो ये एग्जेम्पशन जो है पूरी की पूरी विड्रॉ हो जाएगी और ट्रीट हो जाएगी एलटीसी, यानी कि सीओए से माइनस नहीं होगी। बाकी केसेस में तो सीओए से माइनस होगी, इस केस में आपकी ये अलग से ट्रीट हो जाएगी एलटीसीजी। अब इसमें एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? तो इसमें एग्जेम्पशन जो है वो रेशियो बेसिस पे मिलेगी कि आपने अपना जो कंसिडरेशन था वो कितना आपने करा है। बाकी केसेस में तो हमने देखा कि अगर मान लो 8 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है और 8 करोड़ ही इन्वेस्ट करती है तो पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पर इस केस में यह देखा जाएगा कि आपने अपना कंसिडरेशन कितना इन्वेस्ट किया है, यानी कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो नहीं देखा जाएगा। आपका देखा जाएगा कि आपको जो नेट कंसिडरेशन मिला है उसका परसेंटेज में आपने कितना इन्वेस्ट किया है, उतना परसेंटेज आपको इसमें मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं? तो अगर फॉर्मूला देखोगे तो आपका जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन, तो इससे आपका जो है परसेंटेज निकल जाएगा कि आपने कितना परसेंटेज नेट कंसिडरेशन का इन्वेस्ट किया है। तो जितना नेट कंसिडरेशन का परसेंटेज इन्वेस्ट किया है उतना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो परसेंटेज वैल्यू में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सपोज आपने 20 करोड़ का घर बेचा और 10 करोड़ का आपका घर का सीओए था तो 10 करोड़ मिला। अब आप कितना इन्वेस्ट करते हो? तो आपने 9 करोड़ इन्वेस्ट करे, तो 9 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि आपने 45% जो है कंसिडरेशन इन्वेस्ट किया है। तो कैपिटल गेन का 45% जो है आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 10 करोड़ तक मिलेगी, मैक्सिमम 10 करोड़ तक मिलेगी। तो ये इस तरह से चलेगा। बाकी सारी चीजें जो है 54 जैसी ही रहेगी, सिर्फ दो चीजें अलग है। पहली चीज क्या अलग है कि जो एसेट ट्रांसफर किया है वो कोई भी एसेट हो सकता है लॉन्ग टर्म, और जो एग्जेम्पशन मिलेगी
वो आपको जितना आपने नेट कंसिडरेशन का परसेंटेज इन्वेस्ट किया है उतना आपको अपने लॉन्ग टर्म का परसेंटेज जो है वो एग्जामेशन मिल जाएगा। तो एलिजिबल एसएससी कौन से हैं? इंडिविजुअल एचओएफ, एसेट ट्रांसफर कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए जो कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ना हो। एसेट एक्वायर कौन सा कर सकते हो? वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। टाइम लिमिट, परचेज भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हो। वन परचेज 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अमाउंट ऑफ एग्जामिशन जो एलटीसीजी है वो, लेकिन परसेंटेज ऑफ नेट कंसिडरेशन कितना आपने इन्वेस्ट किया है या डिपॉजिट किया। एग्जामिशन की लिमिट कितनी है? 10 करोड़ की लिमिट है। कैपिटल गेन जो है स्कीम, अकाउंट स्कीम वो एप्लीकेबल रहेगी। नेट कंसिडरेशन ही इन्वेस्ट करना है क्योंकि नेट कंसिडरेशन के बेसिस पे ही मिलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंप्लीशन अगर आपने बेच दिया तो। स्पेशल नोट यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एलटीसीए एसएससी मस्ट नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द न्यू वन ही इज बाइंग। एसएससी मस्ट नॉट पर, और दूसरा फिर उसके अलावा एसएससी और भी कोई घर या तो खरीदे या बेचे ना, मतलब वो नहीं बेचा लेकिन घर और जो नया घर जो खरीदा था इस एग्जामेशन को क्लेम करने के लिए, उसके अलावा भी कोई घर ना खरीदे, बाद में भी ना खरीदे, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड में उसके पास टू हाउस से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, तो ये एग्जामेशन जो है रहेगी उसके पास। तो परचेज ना करे विद इन 2 इयर्स और कंस्ट्रक्ट ना करे विद इन 3 इयर्स। अब 54B, 54 और 54EC और 54F के लिए एक एक्सटेंशन और दे रखी है, यानी कि हमने ट्रांसफर देखा। अब एक तो 54D पड़ा है, 54D तो सीधा कहता है कि ट्रांसफर में ही माना जाएगा, लेकिन इन केसेस में भी अगर आपका जो ट्रांसफर है वो कुछ भी हो सकता है, या तो खुद से भी सोल्ड कर सकते हो या कंपल्सरी भी एक्वायर हो सकता है। यहाँ पे ये तो नहीं बोला गया है कि एसेट सोल्ड, यहाँ पे तो लिखा गया है एसेट ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के केस में सोल्ड भी आता है या कंपल्सरीली एक्विजिशन भी आता है। तो अगर इन केसेस में अगर एसेट को कंपल्सरी एक्वायर करा है, सपोज 54 में एसेट को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, यानी कि ट्रांसफर तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो उस केस के अंदर जो टाइम लिमिट है, यानी कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर की जो टाइम लिमिट है या खरीदने की जो टाइम लिमिट है या कंस्ट्रक्ट करवाने की जो टाइम लिमिट है वो देखी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। यानी कि ऊपर के केसेस में 54D को छोड़ के, 54D तो ऑलरेडी कंपल्सरी एक्विजिशन का है, तो और केसेस में अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, एसेट सोल्ड नहीं कर रहा है एसएससी खुद, कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है, तो फिर जो टाइम लिमिट देखी जाएगी फॉर ऑल द पर्पस, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए, सीएडीएस के लिए, वो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन देखी जाएगी। उसके बाद एक आता है क्वेश्चन कि वैल्यूएशन ऑफिसर को हम और किसी केस में भेज सकते हैं वो करने के लिए। जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर एसएससी एसडीवी से खुश नहीं है तो जो एओ है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को बोल सकता है कि आप एसडीवी कंप्यूट करके दो, अगर ज्यादा आएगी तो फिर हम उसको इग्नोर करेंगे, कम आएगी तो हम ले लेंगे। लेकिन और कोई रीजन है, और कोई केस है कि वैल्यूएशन ऑफिसर दे सकता है, सॉरी असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को दे सकता है कि आप कैलकुलेट करके दो, तो इस केस में दो सिचुएशन में वो दे सकता है। पहला, अगर असेसी अपनी सबमिट करता है रिपोर्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर की कि मैंने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अपनी एसटीवी जो है कंप्यूट करवा ली है, तो ये एसटीवी बनती है, और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये गलत है, तो भी असेसिंग ऑफिसर दे सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। या फिर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है या तो वो एसटीवी जो कंप्यूट हुई है उससे 25,000 रुपए से ज्यादा है या 15% से ज्यादा है, कुछ भी हो, 25,000 या 15%, कुछ भी अगर एसएससी को असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है
तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को दे सकता है। तो ये ऐसे इतना खास सेक्शन नहीं है, आप इसको रीड कर लो। एमसीक्यू में आ सकता है कि अमाउंट कितनी हो सकती है, तो 25,000 की अमाउंट या फिर 15% की अमाउंट। उसके बाद कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिक्विडेशन और कैपिटल गेन इन केस ऑफ बायबैक। बायबैक के केस में और लिक्विडेशन के केस में कैसे कैपिटल गेन जो है लगेगा। तो हमने लिक्विडेशन का ऊपर देख लिया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा और बाकी सारी चीजें हमने देखी थी। तो ये सब चीजें इधर भी है, तो हम एक बार फटाफट से यहां से इसको क्विकली रीड कर लेते हैं। तो सेक्शन 46 है जो बताते हैं कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिक्विडेशन। तो कंपनी के हाथ में जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी लिक्विडेशन के केस में, तब वो ट्रांसफर जो है एग्जेम्प्ट है। बट अगर कंपनी एसेट को बेच देती है, कंपनी या लिक्विडेटर एसेट को बेच रहा है, तो कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट ये जो लाइन है ये आईपीएस में हमें पढ़नी पड़ेगी कि लिक्विडेशन के केस में जो एसेट ट्रांसफर होता है, मतलब एसेट जो मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो शेयर होल्डर्स के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाता है। तो क्या होता है डीम डिविडेंड, कैसे लगता है, वो हम उधर देखेंगे। बस ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो अगर कंपनी बेचती है एसेट्स को इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैपिटल गेन लगेगा। तो कैसे लगेगा, वो सब जो प्रोविजंस में दे रखे हैं सेक्शन 48 में, वैसे लगेगा। इतना शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या होगा, तो जो भी मनी या एसेट उसको मिला है, जो भी एसेट या मनी मिला है, तो सबसे पहले तो अगर एसेट मिला है तो जो 222C के हिसाब से जितना भी डीम डिविडेंड है वो लग जाएगा। तो डीम डिविडेंड कैसे लगता है, तो टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन जब वो उसको बेचेगा। एसेट्स भी बेचेगा तो भी, और उससे पहले जैसे मैंने कहा था कि लिक्विडेशन के केस में क्या होता है, ये मान लिया जाता है कि शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं, शेयर्स जो है ट्रांसफर हो गए हैं, क्योंकि हम पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं लेते हैं। तो शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, जो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, मतलब जो पहले से थे, जो भी मनी रिसीव्ड हुई है वो प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड। लेकिन उसमें से डीम डिविडेंड जितना पहले से कंसिडर कर लिया वो माइनस हो जाएगा। तो सपोज अगर मान लो डीम डिविडेंड कैसे कंसिडर करेंगे, वो सेक्शन 222C में है, जो कि हम आईएफओएस में पढ़ेंगे। तो वो हम आईएफओएस में पढ़ेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी से आप इतना समझ लीजिए कि अगर एसेट जो है, मतलब जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन अप टू जितना 222C के अंदर डीम डिविडेंड कंसिडर हो गया उससे ऊपर की वैल्यू का, उतना आईएफएस में टैक्सेबल होएगा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग ये सब हमने पढ़ा था। बायबैक के केस में क्या होता है, तो 30 सितंबर 2024 से पहले जो बायबैक था, तो जो टैक्स लगता था वो कंपनी के हाथों में खुद लगता था और शेयर होल्डर्स के हाथों में एग्जेम्प्ट हो जाता था। लेकिन आफ्टर बायबैक कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट हो गया और शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो गया। 222F के अंदर हम ये पढ़ेंगे, तो ये आईएफएस के अंदर पढ़ेंगे। टैक्स रेट पहले क्या लगती थी, तो पहले इफेक्टिव टैक्स रेट जो आती थी वो 23.296% आती थी। अब तो लगता नहीं है, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है। शेयर होल्डर को तो ये एग्जेम्प्ट रहता था, अब आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, इंटायर कंसिडरेशन। रोल ऑफ 46A क्या कहता है, तो पहले 30 सितंबर से पहले पहले तो ये इनऑपरेटिव था, क्योंकि एग्जेम्प्ट हो जाता था बायबैक के अंदर जो मिलता है। लेकिन अब ये कैपिटल लॉस ट्रीट होता है इनका। तो ये चीज जो है आप इसको रीड कर सकते हो, ये भी इतना वो नहीं है। तो बाकी हमने सारा का सारा पढ़ लिया। जब हम 222F पढ़ेंगे तो
तब मैं अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम 222F पढ़ेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि पहले शेयर होल्डर्स को टैक्सेबल नहीं होता था, अब शेयर होल्डर्स को टैक्सेबल होता है। लेकिन कैसे होता है वो 222F पढ़ने के बाद हमारे को समझ में आएगा। और सिमिलरली जो हमारा कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिक्विडेशन है, वो 222C पढ़ने के बाद हमारे को समझ में आएगा कि ये कैसे काम करेगा। तो आप अभी के लिए इस चीज को जो है यहाँ पे रीड कर सकते हो, क्योंकि मेरा यहाँ पे अच्छे से देने का वही रीजन था कि कैपिटल गेन का पोर्शन है कैपिटल गेन के अंदर ही रहे। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन है वो खत्म हो गया है। कुछ भी चीज जो है इसमें छूटी नहीं है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू। अब हम लोग इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको फटाफट से मॉड्यूल में दिखा देता हूँ कि अब हमारा ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है कवर हो गई है। तो इनमें मतलब मॉड्यूल के अंदर से कुछ भी नहीं छूटा है। तो आप मॉड्यूल जब चेक करोगे तो आपको सब दिख जाएगा कि सब कुछ कवर हो रखा है। आप एक बार मॉड्यूल देख लेना अगर आपको देखनी हो, वरना मेरे नोट से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो हमें करनी है। तो हमने इलस्ट्रेशन 10 जो थी वो कर ली थी स्लम सेल की। उसके बाद की इलस्ट्रेशन जो है वो हम देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। सो हम ये इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ये इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? तो मिस्टर सी परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन 20 जुलाई 2022, ठीक है, फॉर 10 लाख और सम एडिशंस टू द हाउस इनकरिंग 2 लाख रुपीज। तो ये सीओआई हो गया। तो सीओए कितना हो गया? 10 लाख रुपीज। सीओआई कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 को उसने 20 लाख रुपए में बेच दिया। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ही स्पेंट 5 lakh to purchase another house property in September 2024। तो हमारे को बताने की अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026 कितना होगा। तो इसने हाउस कब खरीदा? इसने जुलाई 2022 को खरीदा। और इसे बेचा कब? इसने अप्रैल 2024 को बेचा। तो जुलाई से लेके नेक्स्ट 2023 2024 यानी कि जुलाई 2024 के बाद अगर ये बेचता तो ये लॉन्ग टर्म बनता। अभी ये शॉर्ट टर्म बना है, तो इसका मतलब ये इसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसका आएगा। तो इसने 10 लाख का खरीदा था और 2 लाख का एक्सपेंडिचर किया, तो शॉर्ट टर्म आएगा। तो इसका मतलब है इसको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो 20 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी इसने बेचा है, तो 20 लाख में से माइनस हो जाएगा 10 लाख और माइनस हो जाएगा कितना? 2 लाख। तो ये तो चीजें माइनस हो जाएगी, तो इसका जो आएगा आंसर 8 लाख रुपीज आएगा। तो सेल कंसिडरेशन 20 लाख की हो गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख का हो गया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 लाख का हो गया। ये सारी चीजें लेस हो जाएगी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 8 लाख का आ जाएगा। अब इससे जो हाउस प्रॉपर्टी है खरीदी दूसरी, वो 5 लाख की खरीदी है, बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि इसको सेक्शन 54 के एग्जामेशन तभी मिलती अगर जो ट्रांसफर्ड एसेट होता वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये पढ़ सकते हो कि एसेट जो है 24 मंथ से पहले बेची है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और एग्जेम्पशन जो है 54 की वो नहीं मिलेगी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं है, वरना इसको मिल जाती। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता तो इसको कितने की एग्जेम्पशन मिलती? उस केस के अंदर इसको 5 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन है वो मिल जाती, क्योंकि इसने 8 लाख का कैपिटल गेन से 5 लाख जो है वो कर लिया। बट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होने की वजह से इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं। और कोई इलस्ट्रेशन है तो हम आगे फटाफट से देखते जाते हैं। इलस्ट्रेशन के लिए एक इलस्ट्रेशन 12 है।
इलस्ट्रेशन 12 क्या कहता है पढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75 लाख रुपीस का, जो कि ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 मई 2024 को आया है। तो ये कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 75 लाख अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग on 1st May 2024 will be exempt from tax if such capital gain is invested in the bonds redeemable after 5 years issued by NHI under Section 54 EC. Examine the with reasons whether the given statement is true or false having regard to the provisions of income tax. तो 54 EC क्या कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो आप अगर NHI यानी कि जो 4 स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है उनमें से अगर किसी में भी वो करो इन्वेस्ट तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अप टू 50 लाख का ही मिलेगा। तो इसका मतलब 75 लाख में से अप टू 50 लाख तक का एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगा। तो हम पढ़ें तो एग्जेम्पशन अंडर 54 EC हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड कितना, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म to 50 lakh, whether such investment is made during the relevant previous year or subsequent previous year or both. Therefore, in this case, the exemption under 50 can be availed only to the extent 50 lakh made before 1st April, यानी कि within 6 months. Within 6 months तो करना ही करना है। यहाँ पे ये तो कुछ डेट नहीं दे रखी है कि कब तक उसने किया है, तो इसमें ये बताया कि 1/5 2024 को उसने बेचा है, तो उसके विदिन 6 मंथ्स जो है करना। बट मैक्सिमम जितना मिलेगा वो 50 लाख ही मिलेगा, 75 की वजह से 50 लाख ही मिलेगा। तो आप ये रेट कर सकते हो, इसमें इन्होंने साथ में वो प्रोविजन भी डाल दिया है कि कितने टाइम लिमिट के अंदर अंदर में करना है, तो आप ये लिख सकते हो। उसके बाद कोई है हमारे पास इलस्ट्रेशन, तो हम वो देखते हैं फटाफट से। इसके अलावा तो इलस्ट्रेशन तो कहीं कोई नहीं दिख रही। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13 पे आप आ जाओ। ये पेज नंबर 3.448 पे है, इलस्ट्रेशन 13 मॉड्यूल के। इलस्ट्रेशन 13 क्या कहता है हमें फटाफट से ये देखना है। तो कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी, मिस्टर डी, तो 4 इंडिविजुअल्स है। इनके एज दे रखी है और इनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो बता रखा है, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो 3 नॉन रेजिडेंट है, बाकी एक जो है रेजिडेंट है। तो इनका क्या बताया हुआ है वो हम देखते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम दे रखी है अदर देन लॉन्ग टर्म वाली, तो 2,40,000, 4,80,000, 3,10,000, 5,90,000 ये दे रखी है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, और ये मान लो कि एज्यूम कर लो कि 23 जुलाई से पहले वो हुआ है ट्रांसफर, तो 85,000 किससे हुआ है, फ्रॉम सेल ऑफ वैकेंट साइट यानी कि इमूवेबल वाला। फिर 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एसटीटी पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, इसमें सब पे है, तो इसका मतलब 112A पे आएगा। 60,000 फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, इस नॉन रेजिडेंट को कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें एज्यूम करना है, तो हमारी कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी बतानी है, लेकिन मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी की अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में पे करते हैं तो, और दूसरे केस में अगर वो 115BAC ऑप्ट नहीं करते हैं, तो ये 2 केसेस में हमें बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले
ये नॉन रेजिडेंट है। तो हमारे को देखना है फटाफट से, हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट है, तो और लेकिन 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हैं, तो इनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है 3 लाख की रहेगी। वेकेंट साइट है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 85,000 का है। अब इस केस में इनकी अदर इनकम जो है वो तो 2,40,000 है, बट 60,000 इसका मतलब ये अनएग्जॉस्टेड एग्जाम्पशन लिमिट है। लेकिन क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, तो इस केस में ये इसमें से वो नहीं कर सकते, एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। तो 85,000 जो है इनका वो टैक्सेबल हो जाएगा, 20% की रेट से टैक्सेबल होगा, बिकॉज बिफोर 23 जुलाई है। तो 17,000 आंसर आएगा। अब इन 17,000 के अंदर प्लस 4% सेस ऐड हो जाएगा, 17,680 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी ने जो नॉन रेजिडेंट है 3,10,000 का बेचा, 10,000 रुपए का इसका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में वो है, गेन है। तो एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख की रहेगी, और लिस्टेड इक्विटी शेयर जो है वो 10,000 का है, लेकिन पहले 1,25,000 एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये टैक्सेबल नहीं होंगे। तो अदर इनकम जो 3,10,000 की है उसमें से 10,000 जो है टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो सेकंड स्लैब में उसकी 5% के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो आंसर आ गया 500। अब नॉन रेजिडेंट है इसलिए रिबेट नहीं मिलेगा, वरना रिबेट मिल जाता। तो 500 के ऊपर इसका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा, इसलिए 520 इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब मिस्टर सी की बात करते हैं। मिस्टर सी है, उसका 5,90,000 रुपए का टोटल इनकम है अदर देन एलटीसीजी, और 60,000 की एलटीसीजी है फ्रॉम सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। 3 लाख की इसको भी मिलेगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो एसेट सोल्ड हुआ है, तो 60,000 एग्जाम हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब इसका जो टोटल इनकम है 5,90,000 है, तो 5,90,000 होने के वजह से इसके ऊपर जो है 3 लाख के ऊपर जो है टैक्स लगेगा, तो वो आएगा 14,500, और 14,500 में से क्योंकि ये रेजिडेंट है इसलिए इसको रिबेट मिल जाएगा। तो रिबेट कितना मिलता है, 25,000 रुपए, या टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। तो 14,500 रुपए पूरा का पूरा इसको रिबेट मिल जाएगा, और इस वजह से इसका जो टैक्स लायबिलिटी आएगी नील आएगी। उसके बाद मिस्टर डी 4,80,000 रुपए है, और कोई भी एलटीसीजी नहीं है, तो इसका भी 3 लाख रुपए का रहेगा, लेकिन ये नॉन रेजिडेंट है इसलिए इसका बाकी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और इसका टैक्स लायबिलिटी ऐसे आ जाएगी। अब अगर हम देखते हैं कि अगर ये मिस्टर ए बी सी डी 115 बीएससी से शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा। तो इनको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख की मिलेगी मिस्टर ए को। वैकेंट साइट है, तो इसका मतलब ये 85,000 जो है टैक्सेबल हो जाएगा, और 17,680 इसका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। इस केस में 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगी, नॉन रेजिडेंट है ये इसलिए, और साथ में 10,000 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, बिकॉज 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो 3,120 आएगी। अब मिस्टर सी के केस में रेजिडेंट है और 81 एज है, इस वजह से इनकी जो इनकी स्लैब रेट लगेगी वो 5 लाख वाली लगेगी। तो 5 लाख वाली लगने की वजह से इनकी अदर इनकम जो है 5,90,000 है, तो 90,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, इनकी टैक्स लायबिलिटी 18,720 आ जाएगी। मिस्टर डी के केस में नॉन रेजिडेंट है, तो 2.5 लाख की ही स्लैब रेट वाली मिलेगी इन्हें स्लैब रेट। अदर इनकम 4,80,000 है, तो जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो आप ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है, आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमने अच्छे से सारा कुछ समझ लिया है। तो इसी के साथ हमारा जो भी चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, और कैपिटल गेन अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, आपको सब चीजें समझ में आएगी। मेरे नोट्स से आप पढ़ोगे तो आपको मॉड्यूल रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ कवर्ड है। तो आप इस चैनल को
सब्सक्राइब करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साथ में इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो जो है ये 24-25 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि 25-26 प्रीवियस ईयर के लिए, यानी कि May 26 ऑनवर्ड मैं अलग रिवीजन क्लासेस या ये वीडियोस लेकर आऊंगा। तो जो 24-25 में अटेम्प्ट दे रहा है वो ये वीडियोस। थैंक यू।